हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित नॉवेल पाप का घड़ा का तीसरा भाग। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे वॉल्ट खुला। रंजन गुप्ता ने अपनी निगरानी में वॉचमैनों को भीतर और बाहर तैनात करवाया। राजा के जेवरात नकली होने के बारे में सब जान चुके थे, इसलिए वॉल्ट में तनावपूर्ण अजीब सा माहौल था। जिन वॉचमैनों की ड्यूटी वॉल्ट में होती थी, वह सहमी सहमी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि अगर जेवरात लॉकर में बदले जाने का मामला सिद्ध हो गया तो इस मामले को लेकर वो फंस सकते थे कि अलार्म किसने बंद किया। रंजन गुप्ता वॉल्ट संबंधी मामले में निश्चिंत नजर आ रहा था। अलबत्ता जगमोहन, बैकुंठलाल और करोड़ों के जेवरातों को लेकर मनी मन परेशान था। लंबे अरसे से वह करोड़ों करोड़ों का सपना देख रहा था, और जब सपना साकार होने जा रहा था तो जेवरात गायब हो गए। उसके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि अनोखे लाल बाली ने ही सारी गड़बड़ की हो। बाली जानता था कि भीतर डकैती हो रही है, वॉल्ट लूटा जा रहा है। खुंदक में उसने लूट असफल बनाने के लिए वॉल्ट में सामने से हल्ला बोला, परंतु जो वह चाहता था पूरा नहीं हुआ। तो उन लोगों के बाहर आने की राह देखने लगा। आखिर लूट के पश्चात माल सहित ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से ही बाहर निकलना था। और जब जगमोहन, बैकुंठलाल करोड़ों के जेवरातों के पश्चात बाहर निकले तो बाली की गिरफ्त में जा फंसे। बहरहाल बाली के आदमियों में मौजूद अपने विश्वसनीय आदमी से वह संपर्क बनाने की चेष्टा में था। उस आदमी से मिलने पर यह बात तो साफ हो जाएगी कि इस मामले में बाली का हाथ है या नहीं। इन्हीं विचारों में उलझा रंजन गुप्ता वॉल्ट से बाहर आया, और उसकी निगाह राजीव खत्री पर जा टिकी, जो वॉचमैन से बातें कर रहा था। रंजन गुप्ता उसके पास जा पहुंचा। अगला दृश्य। मेरा नाम राजीव खत्री है, फ्रॉम सीबीआई। राजीव खत्री रंजन गुप्ता को अपना आई कार्ड दिखाता हुआ बोला। राजा के जेवरातों के नकली होने का मामला मुझे सौंपा गया, इसी संबंध में मैं यहाँ आया हूँ। राजीव खत्री। रंजन गुप्ता मनी मन सतर्क हो उठा। कई मामलों में वह राजीव खत्री का नाम सुन चुका था। उसके बारे में ये बात तो आम थी कि वह सीबीआई का हद दर्जे का खतरनाक जासूस है। राजीव खत्री को वह पहली बार देख रहा था। अलबत्ता उसने सोचा हुआ था कि राजीव खत्री कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। अपने मनोभावों पर काबू पाकर रंजन गुप्ता मुस्कुराया। बहुत नाम सुना था आपका, लेकिन मुलाकात आज पहली बार हो रही है। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप जैसा काबिल इंसान इस मामले की तफ्तीश कर रहा है, तो जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। ये ठीक है कि वह लुटेरे भीतर प्रवेश कर गए, परंतु लॉकरों का ताला खोलने में असफल रहे। जेवरातों के बदले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ये बात भी सच मान ली जाए तो इसमें ज़रा भी शक नहीं रह जाता कि इस लूट में राजा का अपना ही कोई आदमी शामिल है, क्योंकि नकली जेवरात बनाने के लिए कारीगर को असली जेवरातों का नमूना दिखाना आवश्यक है। और असली जेवरातों को राजा का कोई करीबी आदमी ही इस काम के लिए हथिया सकता है। करीबी और खास आदमी। राजीव खत्री सहमति से सिर हिलाने के पश्चात बोला। आप कब से इस वॉल्ट में काम कर रहे हैं मिस्टर रंजन गुप्ता। 4 सालों से। उससे पहले आप कहाँ थे। मेरी अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी थी, लेकिन इस देश में भी प्राइवेट जासूस कामयाब नहीं है। काम नहीं चला तो बतौर जासूस इस वॉल्ट में नौकरी का हासिल कर ली। मैंने स्कॉटलैंड से जासूसी का प्रशिक्षण लिया था। गुड। राजीव खत्री ने सिर हिलाया। वॉल्ट में मौजूद राजा के लॉकर देखना चाहता हूँ, जिसमें राजा के जेवरात पड़े थे। ज़रूर आइए। अगला दृश्य। राजीव खत्री के साथ रंजन गुप्ता और संपत लाल आहूजा वॉल्ट में पहुंचे। राजीव खत्री की निगाह कटी हुई दीवार पर जा टिकी। इसके दूसरी तरफ ऑफिस है। हाँ, वैसे ऑफिस सील कर दिया गया है। हमारे 4 आदमी वहाँ सतर्कता से पहरा दे रहे हैं। कल तक ये दीवार पहले की तरह बंद कर दी जाएगी। सुनने में आया कि लुटेरों ने किसी के हाथ पांव भी बांध दिए थे। जिस ऑफिस में लुटेरों ने प्रवेश किया, उसकी बगल के ऑफिस का मालिक था अमरनाथ वर्मा। वह अचानक ही ऊपर से आकर उनके बीच फंस गया था। राजीव खत्री ने राजा के लॉकर का मुआयना किया। इसे खोलना। राजीव खत्री ने रंजन गुप्ता से कहा। रंजन गुप्ता के इशारे पर संपत लाल आहूजा ने चाबियां लगाकर लॉकर खोल दिया। 10 मिनट तक राजीव खत्री लॉकर का मुआयना करता रहा। भीतर से लीवरों के आपस में फंसने वाली कड़ियों को चेक किया। फिर सीधा खड़े होते हुए उसने सिगरेट सुलगाकर रंजन गुप्ता से कहा, इस लॉकर को खोला गया है। क्या। रंजन गुप्ता के साथ संपत लाल आहूजा भी चौंका। हाँ, इस लॉकर को खोल कर बंद किया गया। ये काम किसी माने हुए ताले खोलने वाले ने किया है। बाहर से तो लॉकर ठीक है, कोई निशान नहीं, परंतु भीतरी लीवरों में कई तरह के हल्के हल्के निशान हैं। उन निशानों का अंदाज़ा बताता है कि लॉकर खुला था। मेन लीवर का आखिरी कोना जो लॉक में अपना अहम किरदार निभाता है, उस कोने पर असंख्य छोटे छोटे निशान हैं। अगर वहाँ पर निशान न होते तो अन्य निशानों को देखकर शक होता कि इसका लॉक खुला कि नहीं, परंतु मेन लीवर के आखिरी कोने पर असंख्य निशान जाहिर कर रहे हैं कि खोलने वाले ने लॉक के मेन लीवर को अपनी जगह से हिलाकर तिजोरी खोली थी।
रंजन गुप्ता लगभग दौड़ने के से अंदाज में आगे बढ़ा। लॉकर के खुले दरवाजे के लीवरों को चेक करने लगा। 2 मिनट बाद सीधा होते हुए चिंता भरे अंदाज में राजीव खत्री को देखने लगा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर खत्री, लॉकर वास्तव में खुलकर बंद हुआ है। लुटेरों ने राजा के असली जेवरात निकालकर वहाँ नकली रख दिए। लेकिन नकली, बिल्कुल वैसे ही असली नज़र आने वाले नकली जेवरात लुटेरों के हाथ कैसे लगे? ये कैसे उन्होंने किसी से बनवा लिए? रंजन गुप्ता सर में बेचैनी भर लाया था। सब बातों का जवाब मिलेगा, राजीव खत्री ने शांत लहजे में कहा। धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ कि लूट की रात वॉल्ट का अलार्म किसने बंद किया? क्या मतलब? रंजन गुप्ता चौंका। सीधी सीधी बातों के कोई मतलब नहीं होते मिस्टर गुप्ता। जब वॉल्ट खोला गया तो आपने चेक किया था कि अलार्म का स्विच ऑफ था? हाँ था। यह स्विच शनिवार शाम उस समय बंद किया गया था जिस समय वॉल्ट बंद किया जा रहा था। इस स्विच को वही ऑफ कर सकता है जो लुटेरों से मिला हुआ हो और वॉल्ट बंद करने के आखिरी समय तक वॉल्ट में ही हो। क्या आप मुझे बताएंगे कि वॉल्ट को बंद करने का सिस्टम क्या है? राजीव खत्री ने भावीन स्वर में पूछा। क्यों नहीं? गंभीरता की आड़ में रंजन गुप्ता ने अपनी हड़बड़ाहट को छिपा लिया। जैसे कि इस समय 2 गार्ड वॉल्ट के भीतर हैं, उस समय भी 2 गार्ड वॉल्ट के भीतर थे। 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है। इनकी ड्यूटी 3 बजे खत्म होगी और 3 बजे दूसरे 2 आ जाएंगे। वॉल्ट को बंद करते समय मैं, मैनेजर संपत लाल आहूजा जी और भीतर मौजूद 2 गार्ड होते हैं। हम दोनों भीतर आकर गार्डों को बाहर निकाल कर वॉल्ट बंद करते हैं और बंद करने से पहले अलार्म चेक करते हैं कि वो ऑन है या ऑफ। रंजन गुप्ता ने हिचकिचाकर राजीव खत्री को देखा। हाँ, ये चेकिंग भी हमारे रोज़ के काम का हिस्सा है, संपत लाल आहूजा बोल पड़ा। यूं कि वह रूटीन चेकिंग है, इसलिए कभी नहीं भी की जाती, जबकि करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए। शनिवार शाम वॉल्ट बंद करते समय अलार्म के स्विच को नहीं देखा गया? संपत लाल आहूजा और रंजन गुप्ता की निगाहें मिली। जाहिर है नहीं देखा गया, रंजन गुप्ता ने धीमे किंतु अफसोस भरे लहजे में कहा। अगर देखा गया होता तो अलार्म के स्विच को ऑफ देखकर हमने पहले ही सावधान हो जाना था कि वह स्विच किसने बंद किया। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आप दोनों की लापरवाही के कारण ही लुटेरे अपनी योजना में कामयाब रहे। अगर आप दोनों रूटीन चेकिंग की तरफ खास तवज्जो दे रहे होते तो अलार्म स्विच ऑन ही रहना था और लुटेरे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। राजीव खत्री ने बारी बारी दोनों को देखा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अलार्म स्विच ऑफ किसने किया। ये उन दोनों गार्डों में से किसी एक की। मिस्टर गुप्ता, आप स्कॉटलैंड से प्रशिक्षण प्राप्त जासूस हैं। मुझे हैरानी है कि इतनी मामूली सी बात पहले ही आपके दिमाग में क्यों ना आई। रही बात कि अलार्म का स्विच ऑफ करना उन दोनों गार्डों की हरकत रही होगी या उनमें से एक की, इस बात को आप सोच सकते हैं। मेरा सोचना यह है कि अलार्म का स्विच बंद करने के पीछे दोनों गार्डों और आप दोनों में से किसी एक का हाथ है। राजीव खत्री का स्वर शांत था। क्या मतलब? दोनों चौंके। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अलार्म का स्विच हमने ऑफ किया था? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही मिस्टर गुप्ता? अगर आप उन गार्डों पर अलार्म बंद करने का आरोप लगा सकते हैं तो मैं आप पर क्यों नहीं लगा सकता? उस वक्त आप चारों वॉल्ट में थे। कोई भी उन लुटेरों का साथी हो सकता है। कोई भी नज़र बचाकर अलार्म स्विच ऑफ कर सकता है। संपत लाल आहूजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मिस्टर खत्री, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मैं संपत लाल आहूजा जी, राजीव खत्री उसकी बात काटते हुए कठोर लहजे में कह उठा। मैं भी बहुत कम बोल रहा हूँ। सच बात तो यह है कि शनिवार शाम आप दोनों ने ही लापरवाही की, अलार्म स्विच को चेक नहीं किया। यह काम आप लोगों का था, उन गार्डों का नहीं। आप लोगों ने अपनी ड्यूटी अधूरी की। कोई बड़ी बात नहीं कि आप दोनों ही लुटेरों के साथ ही मिले हुए हों। मिस्टर खत्री, मैं, संपत लाल आहूजा क्रोध में कांपते हुए कुछ कह नहीं जा रहा था कि रंजन गुप्ता उसे देखकर बोला। खत्री साहब ठीक कह रहे हैं। इनकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही कहता, ऐसे ही सोचता। बाजी इनके हाथ में। ये जो भी कहें वही ठीक माना जाएगा, क्योंकि हमने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि शनिवार शाम हमने अलार्म चेक नहीं किया। इसी कारण हम दोनों संदेह के दायरे में आ खड़े होते हैं। मैं चाहूँ तो इसी बिना पर आपको अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ, राजीव खत्री ने पुनः शांत स्वर में कहा। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जल्दी भी क्या, अभी तो मैंने इस केस पर काम शुरू ही किया है। अगर मुझे आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो तुम लोगों को पकड़ कर ले जाना ही पड़ेगा। संपत लाल आहूजा का चेहरा घबराहट से भर उठा। रंजन गुप्ता अपने चेहरे पर यह भाव दर्शाने में सफल रहा था कि वह अपनी घबराहट को छिपाकर हौसले का सबूत दे रहा है। शनिवार शाम मौजूद दोनों गार्डों के पते मुझे दो, खत्री बोला। दोनों गार्डों के पते नोट करा दिए गए। मेरी रिपोर्ट की बिना पर तुम्हारा मालिक भी तुम दोनों को लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल सकता है। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह भी तुम दोनों पर केस कर सकते हैं कि अलार्म चेक न किए जाने की वजह के कारण ही उसके जेवरातों तक लुटेरे पहुंच सके। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे हालात भी आ सकते हैं कि तुम दोनों के बदनों पर पड़े कपड़े तक बिक जाएं और बाकी की उम्र जेल में ही बीते। रंजन गुप्ता को उसकी बात में दम लगा।
वास्तव में ऐसा हो सकता था। संपत लाल आहूजा घबराकर गुप्ता को देखने लगा। गुप्ता, हम दोनों ने शनिवार शाम अलार्म का स्विच चेक किया था, वो ठीक ठाक था, चालू अवस्था में था। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम लोगों ने स्विच चेक नहीं किया था। हमने नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा। संपत लाल आहूजा फाड़ खाने वाले स्वर में बोला। क्यों गुप्ता, हमने ऐसा कुछ कहा था? रंजन गुप्ता मुस्कुराया, परंतु बोला कुछ नहीं। घबराओ मत। उसे खामोश पाकर संपत लाल आहूजा ने तीव्र स्वर में कहा, यह इस बात को साबित नहीं कर सकेगा कि हमने अलार्म का स्विच चेक नहीं किया। साबित तो मैं ये भी कर दूं कि तुम लुटेरों के साथ वॉल्ट में घुसे थे। राजीव खत्री ने हौले से हंसकर कहा, कुछ भी कैसा भी साबित करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी तुम्हारी बात को मानकर चला जाए तो अलार्म क्यों नहीं बजा? सोमवार सुबह जब वॉल्ट खुला तो अलार्म स्विच ऑफ कैसे पाया गया? मामूली सी बात है। संपत लाल आहूजा अब तक अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। जो लुटेरे सुपर वॉल्ट जैसी जगह में प्रवेश करने का चोरी छिपे रास्ता बना सकते हैं, उन्होंने इस बात का भी कोई इंतजाम कर लिया होगा कि उनके दीवार काटने में अलार्म ना बजे। बाद में सावधानीवश भीतर आकर उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। खूब। राजीव खत्री मुस्कुराया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। अब मुझे ज़रा यकीन हो गया है कि तुम लुटेरों के साथ अवश्य वॉल्ट में प्रवेश हुए थे। संपत लाल आहूजा का चेहरा फक, आंखों में दहशत, होंठ कांप रहे थे, परंतु कोई शब्द ना निकल रहा था। संपत लाल, रंजन गुप्ता ने गंभीर स्वर में कहा, इसके सामने ज़्यादा बात ना करो, खामोशी रहो, न ही ज़्यादा चालाक बनने की चेष्टा करो। जो गलती मान चुके हो उसे आखिर तक मानते रहो। कहे हुए शब्दों में बदलाव मत लाओ, या फिर पहले ही इस बात को सोचकर रखते कि इस सवाल के जवाब में क्या कहना है। संपत लाल आहूजा सूखे ओठों पर जीभ फेरता हुआ खत्री को देखता रहा। राजीव खत्री मुस्कुराया। शनिवार शाम तुमने अलार्म चेक किया था और अलार्म चालू था। राजीव खत्री बोला। नहीं। संपत लाल आहूजा घबरा कर कह उठा, हमने अलार्म चेक नहीं किया, भूल गए थे। हमसे वास्तव में लापरवाही हो गई थी। भूल गए थे या खुद ही अलार्म बंद कर दिया था? मैं भला क्यों अलार्म बंद करूंगा? मैंने अलार्म बंद नहीं किया। शायद गलती से स्विच पर हाथ लग गया। नहीं। आहूजा सूखे स्वर में बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव खत्री ने रंजन गुप्ता को देखा। मुझे इस कटी दीवार के रास्ते उसके ऑफिस तक ले चलो, जिसके हाथ पांवों को बांधकर लुटेरों ने एक तरफ डाल दिया था। रंजन गुप्ता ने सहमति से सिर हिला दिया। रास्ते में राजीव खत्री ने वहां पड़ी ड्रिल मशीन को देखा, अन्य सामानों को चेक किया। इसमें उसे उसका आधा घंटा लगा। कटी दीवार से लेकर ऑफिस दीवार और रिसेप्शन तक 6 गार्ड हथियार थामे सतर्क मुद्रा में खड़े थे। अगला दृश्य। उन दोनों को देखते ही अमरनाथ वर्मा के चेहरे पर घबराहट हावी हो गई। वह ऑफिस में मौजूद था, परंतु भय के मारे उससे कोई काम नहीं हो रहा था। स्टाफ के 5 व्यक्ति ही काम करने में लगे थे। कठिनता से उसने पुलिस के सवालों का जवाब देकर अपनी जान बचाई थी। तुम जाओ, राजीव खत्री ने रंजन गुप्ता से कहा। रंजन गुप्ता ने फौरन सहमति से सिर हिलाया और बाहर निकल गया। राजीव खत्री ने मुस्कुराकर उसे देखा। अमरनाथ वर्मा जी, मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ और जेवरातों के मामले में जांच कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने आया। मालूम हुआ है कि आपको लुटेरों ने बांधकर एक तरफ डाल दिया था। अमरनाथ वर्मा का चेहरा घबराहट से भर गया। आप घबरा क्यों रहे हैं? राजीव खत्री मुस्कुराया। मैं तो आपसे सीधे सीधे 2-4 सवाल पूछने आया हूँ। एक मिनट, यहाँ पर मौजूद स्टाफ के दोनों आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहेंगे? अमरनाथ वर्मा के कहने पर ऑफिस में मौजूद दोनों असिस्टेंट रिसेप्शन वाले हिस्से में चले गए। खत्री ने दरवाज़ा बंद कर लिया। आप बताइए, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी आप जानते हैं सब कुछ बता दीजिए कि क्या क्या हुआ था, वो लोग कौन थे। अमरनाथ वर्मा ने सब कुछ बता दिया। इस सब कुछ में सिर्फ उतना कुछ ही शामिल था जितना कि उसने पुलिस वालों को बताया था। राजीव खत्री ने धैर्यपूर्ण अमरनाथ वर्मा की सारी बात सुनी। अगला दृश्य। तो उसका नाम देवराज चौहान है, जो इस लूट का नेता था। खत्री ने वर्मा को देखा। अमरनाथ वर्मा ने सहमति से सिर हिलाया। और उसके साथ ही, उनके बारे में मैं नहीं बता सकूंगा। उनमें से 3 तो उस समय कारीगरों के वेश में थे। बाकी एक को देवराज चौहान अपना मैनेजर बता रहा था। मैनेजर को तो फिर भी मैंने एक निगाह देखा, परंतु उन तीनों बड़इयों को देखने की मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी। वर्मा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। उसका मैनेजर कैसा था? छोटा सा, गोल सा, सांवले रंग का था। बड़ा आम सा दिखने वाला इंसान था। हर 5 में से एक इंसान आपको ऐसे ही नज़र आ जाएगा। देवराज चौहान के बारे में कुछ बताओ। जो भी जानता था आपको बता चुका हूँ। राजीव खत्री ने अमरनाथ वर्मा की आंखों में झांका। उन्होंने आंखों देखी गवाह, यानी कि आपको जिंदा कैसे छोड़ दिया? दरअसल अमरनाथ वर्मा ने पहलू बदला। वो लोग मुझे जिंदा छोड़ने के हक में नहीं थे, लेकिन देवराज चांद से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी थी। यदा कदा ऑफिस में वो आता रहता था, उसी के कारण मैं जिंदा बचा हूँ। उसने ये कहकर अपने साथियों को समझाया कि डकैती के साथ हत्या भी शामिल हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है, इसलिए हमें हत्या नहीं करनी है।
लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शब्द देवराज चौहान ने महज मुझे बचाने के लिए कहे। क्यों? कहा ना, हम लोग कई बार मिल चुके थे। हम में हंसी मजाक होती रहती थी। वो नहीं चाहता था कि खामा मैं मारा जाऊँ। इसी बात से जाहिर होता है कि देवराज चौहान अच्छा इंसान था। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि उसने वॉल्ट लूटा है। सब कुछ मुझे सपना सा लग रहा है। देवराज चौहान को देखते ही पहचान लोगे? क्यों नहीं, एकदम पहचान लूँगा। उसके मैनेजर को? मैनेजर के बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकता। पहचान जाऊँ, शायद ना भी पहचान पाऊँ। वक्त आने पर ही पता चलेगा। देवराज चौहान ने अपने मैनेजर का नाम बताया था? नाम? याद नहीं। अगर बताया भी था तो याद नहीं। राजीव खत्री ने पुनः अमरनाथ वर्मा की आंखों में झांका। मिस्टर अमरनाथ वर्मा, हालांकि आपने मेरी हर बात का जवाब दिया और ठीक ही दिया है, फिर भी मुझे आपके जवाबों से तसल्ली नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आप कुछ छिपा रहे हैं। मैं छिपा रहा हूँ? ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ बातें सिर्फ महसूस ही की जा सकती हैं, उन्हें बताया नहीं जा सकता। राजीव खत्री ने मुस्कुरा कर कहा। जो छिपा रहे हैं वह भी बता दीजिए। मैं आपसे? किसने कहा कि मैं छुपा रहा हूँ? हड़बड़ाकर अमरनाथ वर्मा तीव्र लहजे में बोला। जो बातें आपने पूछी मैंने ठीक ठीक जवाब दे दिया, बस। बस तो कभी भी नहीं होती मिस्टर वर्मा। राजीव खत्री मुस्कुरा रहा था। सिलसिला चलता ही रहता है, चाहे वो कैसा भी हो। मैं चाहूँ तो आपको लुटेरों का साथी सिद्ध कर सकता हूँ। यह कहकर कि आपके पड़ोस के ऑफिस में मशीन चल रही थी, दीवार काटी जा रही थी, आप खुद कबूल कर चुके हैं कि कई बार देवराज चौहान के ऑफिस में हो आए थे। कहानी यूँ बन सकती है कि सब कुछ आपकी देख रेख में हो रहा था। यूँ तो आप अपने ऑफिस में थे, परंतु बीच बीच में चक्कर लगा कर देख कर आते थे कि सब काम ठीक चल रहा है या नहीं। और जब सारा काम निपट गया तो आपने जानबूझकर खुद को बंधवा लिया ताकि कोई आप पर शक न कर सके। अमरनाथ वर्मा का चेहरा आतंक से भर उठा। ये सच नहीं है? फिर सच क्या है? मैं मेरा भला लुटेरों से क्या वास्ता? मैं तो खामा खाई उनके। मिस्टर वर्मा, राजीव खत्री ने उसकी बात काटी, आप कुछ छिपा रहे हैं। सच बात मुझे बता नहीं रहे। जैसे कि उनमें से तीन बड़ई के वेश में थे। मानता हूँ, लेकिन जब तुम उन लोगों की गिरफ्त में पहुंच गए तब तो वो बड़े ही नहीं थे। खुलकर तुम्हारे सामने आ गए थे। तब तो तुमने उन्हें अच्छी तरह देखा होगा। किसी का चेहरा, किसी का हुलिया तो याद रहा होगा। किसी के चेहरे की कोई निशानी, किसी का नाम, किसी की कोई खासियत। इतनी सारी बातें, कोई तो तुम्हें याद रहनी चाहिए। अवश्य याद होंगी, लेकिन तुमने नहीं बताया। नहीं बताया तो जाहिर है कुछ और बातें भी होंगी जो तुम नहीं बता रहे। मुझे कोई खास जल्दी भी नहीं है पूछने की। मैं कल दिन में फिर आऊँगा। सोच लेना कि मुझे बताना है कि नहीं। नहीं बताओगे तो नतीजा नतीजा तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। हमारे पास पूछने के सैकड़ों तरीके होते हैं और तुम्हारा बूढ़ा शरीर उन तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राजीव खत्री के सर में धमकी के भाव को स्पष्ट महसूस करके अमरनाथ वर्मा सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। मैं कल आऊँगा। तब तक अपना अच्छा बुरा सोच लेना। अब तुम अपने असिस्टेंट सुधीर चौधरी को बुलाओ, जिससे देवराज चौहान तुम्हें पकड़ लेने के बाद मिला और उसे बेवकूफ़ बनाकर ऑफिस से चलता कर दिया। सुधीर चौधरी को बुलाया गया। खत्री ने उससे बात की, काफ़ी कुरेदा, परंतु कोई भी काम की बात हासिल न हुई। खत्री ने अमरनाथ वर्मा को अपने कल आने के बारे में याद दिलाया, फिर बाहर चला गया। अगला दृश्य। उसके बाद राजीव खत्री उन दोनों गार्डों के घरों में उससे अलग अलग मिला, जिनकी ड्यूटी शनिवार शाम वॉल्ट में थी। उनसे काफ़ी लंबी बात हुई। राजीव खत्री उनसे बातें करने के पश्चात इसी नतीजे पर पहुंचा कि दोनों गार्ड सिरे से बेकसूर हैं। इसका मतलब वॉल्ट का अलार्म रंजन गुप्ता या संपत लाल आहूजा में से किसी एक ने ऑफ किया है। इन दोनों में से कोई एक वॉल्ट में प्रवेश करने वाले लुटेरों से मिला हुआ है, उनके बारे में जानता है। वह एक कौन हो सकता है? रंजन गुप्ता या संपत लाल आहूजा? तभी राजीव खत्री की कलाई पर बंधी घड़ी में से पतली सी सुई निकलकर कलाई के मांस में चुभने लगी। यानी कि उसका चीफ पीपी उसे याद कर रहा है। वो सीधा ऑफिस पहुंचा और कुछ ही देर में वो पीपी के सामने मौजूद था। अगला दृश्य। खत्री, एक सूचना है तुम्हारे लिए, मिस्टर पीपी ने कहा। कल सुबह एक आदमी पुलिस की बेहद घायल अवस्था में पड़ा मिला, उस सड़क पर जो सड़क सीधे यशोदा बिल्डिंग या ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इमारत तक आती है। सीधी सड़क पर 2.5 किलोमीटर आगे। उसके जिस्म पर चाकुओं के निशान थे। उस समय तो पुलिस ने रंजिश का आम मामला समझा, परंतु जब वॉल्ट लूटे जाने की और जेवरातों के नकली निकलने के बारे में पता चला तो इंस्पेक्टर ने जाने क्या सोचकर आज सुबह उन वॉचमैनों को बुलाया जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहरी गेट पर तैनात थे। वॉचमैनों ने देखते ही उसे पहचान लिया कि यह आदमी उस देवराज चौहान के साथ था जिसके ऑफिस में बड़ा ही काम कर रहे थे। यानी कि सड़क पर मिला वह घायल व्यक्ति लुटेरों का ही साथी है। संयोग से हम लुटेरों के काफ़ी नज़दीक आ पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से लुटेरों में माल को लेकर झगड़ा हो गया होगा या कोई और वजह। वो वॉचमैन उसे पक्के तौर पर पहचान रहे हैं? खत्री ने सतर्क तौर पर पूछा। हाँ, एक होता तो हम उसकी बयानी पर शक कर सकते थे। उस वक्त ड्यूटी पर दो थे।
और दोनों ही दावे के साथ उसे पहचान रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। वो किस हाल में? जब से पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया तब से बेहोशी है, खून काफ़ी बह गया था, वो मर भी सकता था, परंतु वक्त पर खून चढ़ जाने के कारण मरा तो नहीं, अलबत्ता खतरे से बाहर भी नहीं है। डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि चाहे जैसे भी हो उसे बचाया जाए। ये बात गुप्त रखी गई है कि वह घायल वॉल्ट के लुटेरों में से एक है। पहरा बढ़ा दिया है। राजीव खत्री फौरन उठ खड़ा हुआ। सर, मैं राघव कालिया को इस केस पर अपने साथ लगाना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम हर काम के लिए आज़ाद हो। किस अस्पताल में है वो? मिस्टर पीपी ने अस्पताल कमरा नंबर बता दिया। आप राघव कालिया को अस्पताल भेज दीजिए, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। राजीव खत्री इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। मैं बहुत जल्दी फिर आ गया। राजीव खत्री अमरनाथ वर्मा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा सा काम पड़ गया था आपसे। क्या? अमरनाथ वर्मा उसे पुनः सामने पाकर वास्तव में घबरा उठा था। मैं तुम्हें एक आदमी दिखाने जा रहा हूँ, देखकर बताना होगा कि वह आदमी लुटेरों में से एक है या नहीं। आओ। कहाँ है वो? अस्पताल में घायल पड़ा है। चलो, बाकी बातें रास्ते में पूछ लेना। अगला दृश्य। राघव कालिया से अस्पताल के बाहरी गेट पर ही मिल गया। वो सूखा सा 30 बरस का युवक था। यूं वह चुस्त चालाक नजर आ रहा था। क्या हुआ? राजीव खत्री को देखते ही उसने पूछा। चीफ ने कुछ नहीं बताया? खत्री ठटका। नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने के लिए कह दिया कि यहाँ तुम मिलोगे। ठीक है, कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अमरनाथ वर्मा को साथ लिए राजीव खत्री आगे बढ़ गया। अस्पताल के उस कमरे तक पहुंचा जहां सड़क पर मिला घायल मौजूद था। वहां पुलिस का सख्त पहरा था। राजीव खत्री ने अपना परिचय देकर पुलिस वालों की तसल्ली की और वर्मा के साथ कमरे में जा पहुंचा। भीतर भी पुलिस वाले मौजूद थे और बेड पर बेहोशी की अवस्था में जगमोहन पड़ा था। गले तक उसे कंबल से ढका हुआ था। चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। उसे देखते ही अमरनाथ वर्मा जोरों से चौंका। राजीव खत्री उसका ही चेहरा निहार रहा था। वर्मा का चौंकना उसकी निगाहों से छिप न सका। खत्री बिना कुछ कहे उसे बाहर एकांत में ले आया। बोलो, ये आदमी उन लुटेरों में से एक था? राजीव खत्री ने उससे पूछा। अमरनाथ वर्मा के होंठे ले, लेकिन सूखे होंठों पर जीभ फेर कर रह गया। घबराहट भरी निगाहों से वो उसे देखता रह गया। अमरनाथ वर्मा? राजीव खत्री का चेहरा सख्ती से भर उठा। यूँ खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। कुछ कहने से पहले इतना जान लो कि इस आदमी को ऑफिस कॉम्प्लेक्स के वॉचमैन ने पहचान लिया है। उन उन लोगों ने मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। राजीव खत्री के होठों पर मुस्कान फैलती चली गई। चलो, अच्छा है, कुछ तो बोले। अब बाकी बातें हम बैठ कर करेंगे। तुम अपने दिमाग में से उन लोगों की धमकी निकाल दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अमरनाथ वर्मा का चेहरा फक था। चाहकर भी इनकार न कर सका। राजीव खत्री उसे और राघव कालिया को साथ लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सब कुछ साफ साफ बता डाला। रिकॉर्ड में से फाइलें मंगवाई गईं। फाइलों में अपराधियों की तस्वीरों सहित उनका पूरा विवरण था। 3 घंटों में अमरनाथ वर्मा ने सोहन लाल और बैकुंठ लाल की तस्वीरों पर उंगली रखकर उनकी निशानदेही की। इतना ही काफ़ी था। लुटेरों की शिनाख्त हो चुकी थी। बैकुंठ लाल, सोहन लाल और देवराज चौहान की। जगमोहन अस्पताल में घायल पड़ा था। अमरनाथ वर्मा के मुताबिक लुटेरे 5 थे। पांचवें के बारे में मालूम होना अब कठिन नहीं रह गया था। अब सबसे पहले उन करोड़ों के जेवरातों का पता लगाना था जो लुटेरों ने अब तक कहीं छिपा दिए होंगे। उसके बाद ही इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अमरनाथ वर्मा को रुखसत करके राजीव खत्री ने राघव कालिया और चीफ पीपी के साथ मिलकर योजना बनाई। अगले 3 घंटों में बेहोश जगमोहन पर से पुलिस का पहरा उठा लिया गया। रूम में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ एक कांस्टेबल को उसके करीब स्टूल पर बैठा दिया गया। अलबत्ता डॉक्टर अवश्य उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। इसके अलावा राघव कालिया के साथ सीबीआई के कई जिम्मेवार ऑफिसरों को उसकी निगरानी पर लगा दिया गया। कुछ उसी वार्ड में मरीज बनकर बेड पर मौजूद थे, कोई सफाई कर्मचारी तो कोई कैसे। सब काम गुपचुप हुआ था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगला दृश्य। रंजन गुप्ता देवराज चौहान के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध, उत्तेजना, तनाव, परेशानी, हर तरह के मिले जुले भाव थे। तुम यहाँ? देवराज चौहान उसे देखते ही चौंका। हाँ, बात ही ऐसी थी कि आना पड़ा। होंठ भीजते हुए भजन सिंह और सोहन लाल पर निगाह मारकर उसने देवराज चौहान से कहा, बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। वो दोनों अलग होकर बात करने लगे। अनोखे लाल बाली के आदमियों में मेरा खास आदमी है। कल से मैं उससे संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु सफल नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उससे मेरी बात हुई है। रंजन गुप्ता ने तिल मिलाकर कहा। उसका कहना है कि कल शाम 4 बजे बाली के आदमियों ने बैकुंठ को पकड़ा था। वो खाली हाथ था, अकेला था। उसके पास जेवरात नहीं थे। जगमोहन साथ नहीं था। उसका कहना है कि बैकुंठ लाल ने कल सुबह ऑफिस कॉम्प्लेक्स से निकलने के कुछ ही देर में जगमोहन को चाकुओं से गोद कर कार से बाहर फेंक दिया। उसके बाद बैकुंठ लाल उनकी निगाहों से गायब हो गया और शाम 4 बजे नजर आया। तब तक वह करोड़ों के जेवरातों को ठिकाने लगा चुका था। देवराज चांद का चेहरा धधक उठा। आंखों में अंगारे भर आए। जगमोहन को क्या हुआ था? वो खूनी भेड़िए की भांति गुर्राया।
उसका कहना है कि उसकी बहुत बुरी हालत थी। 2 पलों में ही सड़क उसके शरीर से बहते खून से सन गई थी। शरीर पर चाकुओं के कई घाव थे। शायद वह ना भी बचा। नहीं। देवराज चांद के होठों से दरिंदे का सा स्वर निकला। जगमोहन को कुछ नहीं होना चाहिए गुप्ता। अगर उसे कुछ हो गया तो। देवराज चांद पल भर में ही जलती चट्टान बन गया। बैकुंठ लाल, तू अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से। गद्दार। देवराज चांद का खूनी चेहरा देखने लायक था। जगमोहन सड़क पर घायल पड़ा था तो जाहिर है कि वे किसी सरकारी अस्पताल में ही पहुंचा होगा। वो जिंदा है या मर गया आसानी से मालूम हो जाएगा। मैं मालूम करूंगा। आज ही मालूम कर लूंगा। देवराज चांद की आंखों के सामने जगमोहन का चेहरा नाच रहा था। चेहरे पर दर्द के भाव सिमटे हुए थे। उधर बाली बैकुंठ लाल को जेवरात आधे आधे करने को कह रहा था, परंतु बैकुंठ लाल नहीं माना। बाली ने उसे कैद कर लिया। बाली और बैकुंठ लाल मेरी हद से दूर नहीं है, लेकिन पहले मैं जगमोहन की खैर खबर पाना चाहता हूँ। वैसे अच्छी बात है कि बैकुंठ लाल बाली की कैद में है। बैकुंठ लाल की तलाश में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। चेहरे पर वैसी भाव उभर आए थे। तुमने राजीव खत्री का नाम सुना है? देवराज चौहान एकाएक आंखें सिकोड़कर रंजन गुप्ता को देखने लगा। राजीव खत्री? सीबीआई का जासूस? हाँ, वही खत्री। वह जेवरातों के मामले की छानबीन कर रहा है। उससे मिल भी चुका है। बहुत तेज़ है। उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। गुप्ता, खत्री वास्तव में खतरनाक इंसान है। एक बार मेरा टकराव उससे हो चुका है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। और अब ये बात स्पष्ट है कि अमरनाथ वर्मा के बयान पर उसने मुझे पहचान लिया होगा कि वॉल्ट मैंने ही लूटा है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। उससे हमें बचकर चलना है। हमारे अपने पास ही इतने मसले हैं कि खतरी से टकराने के लिए फालतू वक्त नहीं है। जगमोहन का पता कैसे लगवाओगे? गुप्ता ने पूछा। हम मैं तुम या भजन सिंह ही हो जिनका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। राजीव खत्री के बीच में आ जाने के कारण मेरा उसे तलाश करना ठीक नहीं होगा। तुम और भजन सिंह ही शहर के सारे अस्पतालों को छान मारो। जगमोहन कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। मैं भी भजन सिंह को इस काम पर लगा देता हूँ। तुम भी शुरू हो जाओ। इस काम के बाद हम बैकुंठ लाल और बाली से निपटेंगे। बैकुंठ लाल ने करोड़ों के जेवरात कहाँ छिपाए होंगे? गुप्ता ने कहा। हमें बैकुंठ लाल के खास खास आदमी को टटोलना होगा। हर उस जगह को देखना होगा जहाँ से बैकुंठ लाल का वास्ता रह चुका है। जवाब में देवराज चौहान होठ बीच कर रह गया। अगला दृश्य। जगमोहन सिविल अस्पताल के जनरल वार्ड में। 2 घंटे बाद ही भजन सिंह ने वापस आकर अफसोस भरे सर में देवराज चौहान से कहा। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने काफ़ी दूर से ही उसे देखा था। वो बेहोश है। पास में पुलिस वाला बैठा है। देवराज चौहान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो उठा। तुमने उसे पास से क्यों नहीं देखा? एक तो पुलिस वाला बैठा था, दूसरे मुझे वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा। जनरल वार्ड में जैसा माहौल होता है मुझे वैसा नहीं लगा। अजीब सी खामोशी वहाँ पर व्याप्त थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कई निगाहें बेहोश जगमोहन और आने जाने वालों पर टिकी हों। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब मैं समझाता हूँ। तभी रंजन गुप्ता ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। मैंने अपने सोर्स से जानकारी हासिल की है। मेरी पुरानी जान पहचान वाला पुलिस वाला है। उसने मुझे बताया कि उस बेहोश की शिनाख्त वाल्ट लूटने वालों में से एक के रूप में हो चुकी है। उसे वॉचमैनों ने पहचाना, जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर मौजूद थे। और अमरनाथ वर्मा ने पहचाना है, जिसे तुमने जिंदा छोड़ दिया था। देवराज चौहान के होंठ भिसते चले गए। हमें जगमोहन को वहाँ से निकालना होगा। होश आने पर वह पुलिस के शिकंजे में ऐसा फंसेगा कि छूटना कठिन हो जाएगा। खत्री उसके बारे में जानता है? हाँ, इस मामले में उसकी चल रही है। पहले बेहोश जगमोहन अस्पताल के प्राइवेट कमरे में पुलिस के सख्त पहरे में था। बाद में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। रंजन गुप्ता ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान का चेहरा जहरीली मुस्कान से भर उठा। इसका मतलब राजीव खत्री ने जाल बिछाया हमारे लिए कि हम अपने साथी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे और पकड़े जाएं। भजन सिंह को इस बात का एहसास ठीक ही हुआ है कि वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर खतरी के आदमियों का सख्त पहरा होगा, जैसे कि भजन सिंह देख ना पाया। और तो और, वार्ड में मरीजों के बिस्तरों पर भी खतरी के आदमी ही मौजूद होंगे। अब क्या किया जाए? करना क्या है? हमें जगमोहन को वहाँ से निकाल लाना है। खतरी के पहरे में से? हाँ। ये एक बहुत ही रिस्की काम है। हम जगमोहन को इस प्रकार नहीं छोड़ सकते। उसके बदले अगर हमारा कोई और साथी भी होता तो उसे भी हम निकालते, क्योंकि हमारा कोई भी आदमी पुलिस के कब्जे में पहुंच जाने से हमें ही खतरा है। किसी तरह हमें राजीव खत्री के पहरे को नाकामयाब बनाते हुए जगमोहन को वहाँ से निकाल लाने में कामयाबी पानी ही होगी। देवराज चौहान ने सुलगते स्वर में कहा। अगला दृश्य। बैकुंठ लाल भाग गया। तड़ाक। अनोखे लाल बाली का हाथ तेज गति के साथ घूमा और जुगल किशोर के गाल से जा टकराया। जुगल किशोर लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हटता चला गया। बाली का स्याह चेहरा घूमा और उसकी सुर्ख निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर टिकती चली गई। हरामजादे, बैकुंठ लाल भाग कैसे गया? उसे नहीं भागना चाहिए था। वो तो करोड़ों का चेक था। बाली की आवाज़ में भेड़िए की सी गुर्राहट थी। उसने अपने जूतों में पिस्टल छिपा रखी थी।
जुगल किशोर फक्क चेहरे से अनोखे लाल बाली को देखता हुआ कहने लगा। पिस्टल से उसने मारे 3 आदमियों को गोली मारी और भाग निकला। भाग निकला? बाली ने आगे बढ़कर जुगल किशोर के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था। जुगल किशोर, बैकुंठ लाल के पास करोड़ों के जेवरात हैं, करोड़ों के। 5-10 करोड़ की बात होती तो शायद मैं परवाह भी ना करता, लेकिन यह मामला इतना मोटा है कि तुम्हारी सोचों में भी नहीं आ सकता। समझा? मुझे बैकुंठ लाल चाहिए। इससे पहले कि वह देवराज चौहान के हाथ लगे या जेवरातों सही सदा सदा के लिए कहीं गायब हो जाए, उसे पकड़ लो। बैकुंठ लाल को बचकर नहीं जाना चाहिए। अपनी खोपड़ी में यह बात ठूस ले। बाली ने तीव्र झटके के साथ उसके बाल छोड़े तो जुगल किशोर लड़खड़ा गया। समझ गया। जुगल किशोर सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, क्या समझ गया? अनोखे लाल बाली ने दांत किटकिटाकर उसे देखा। यही यही कि बैकुंठ लाल को ढूंढना। ढूंढना ही नहीं, हर हाल में उसे मेरे सामने लाना है। मैं करोड़ों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अनोखे लाल बाली के मौत के से स्वर में दरिंदगी का पुट था। उसने अपने आदमी सारे शहर में फैला दो। आदमी कम पड़े तो किराए पर ले लो। बाहर जाने वाले सारे रास्ते सील कर दो। उसे जिंदा और सही सलामत मेरे पास लाओ। अगर बैकुंठ लाल हाथ ना आए जुगल किशोर, तो तुम अपने को मरा ही समझो। आतंक से जड़ जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर पलटकर कांपती टांगों से तेजी के अंदाज में बाहर निकलता चला गया। उसके बाद अनोखे लाल बाली पागल हाथी की भांति कमरे में दहाड़े मारता हुआ चक्कर काटने लगा। उसका काला चेहरा कुरूप हो उठा था। सबसे बड़ा खतरा उसके लिए देवराज चौहान था। अगर बैकुंठ लाल देवराज चौहान के हत्थे चढ़ गया तो करोड़ों के जेवरातों का मालिक बनने का सपना उसके लिए मात्र सपना बनकर ही रह जाएगा। जबकि वह अपने दिल को समझा चुका था कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के करोड़ों के जेवरातों का मालिक वह खुद है। भला ऐसी स्थिति में उन जेवरातों का मालिक कोई और कैसे बन सकता था? अगला दृश्य। समझदारी से काम लो देवराज चौहान। राजीव खत्री जैसे खतरनाक जासूस के घेरे में से जगमोहन को अस्पताल से निकाल ले आना असंभव है। भजन सिंह ने विचलित स्वर में कहा। खुद को मौत के मुंह में झोंकने का प्रोग्राम बना रहे हो? देवराज चौहान के दांत भिज गए, चेहरा कहर से भर उठा। असंभव को संभव बनाना ही देवराज चौहान का काम है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबा कर कहा। जगमोहन को कानून के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये ठीक है कि वो मेरा खास आदमी है, लेकिन उसके बदले कोई और भी इस तरह फंसा होता तो मैं उसे हर हाल में छुड़ाने की सोचता। अगर तुम उसे छुड़ाने में खतरा महसूस करते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि इस काम में तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। भजन सिंह के चेहरे पर व्याकुलता के भाव छाए हुए थे। सोहनलाल को जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं था। वो गोली वाली सिगरेट के कश के लिए जा रहा था। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है सोहनलाल? देवराज चौहान ने शांत भाव से कहा। कोई मजबूरी नहीं है। अगर इच्छा हो जगमोहन को छुड़ा लाने की तो मेरा साथ देना, नहीं तो स्पष्ट इनकार कर देना। सोहनलाल ने नशे से भरी स्वर आंखों से देवराज चौहान को देखा। तुम क्या समझते हो, मेरे जैसा इंसान इस मामले में काम आ सकता है? तुमसे काम लेना मेरा काम है, हाँ या ना बोलो। अगर तुम मुझे किसी काबिल समझते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सोहनलाल ने लापरवाही से कहने के साथ ही सिगरेट का कश लिया। देवराज चौहान ने भजन सिंह को देखा। भजन सिंह हिचकिचाया, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जगमान को इतने सख्त पैरे में से निकाल लाने की तुमने कोई योजना तो बनाई होगी। एकाएक सोहनलाल बोल पड़ा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कहा, योजना मेरे दिमाग में, शाम तक फाइनल करके तुम लोगों को बता दूंगा। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें जगमान को अस्पताल से निकाल लाना। शायद उससे कुछ मालूम हो सके कि कहीं बैकुंठ लाल ने उससे कोई ऐसा जिक्र तो नहीं किया कि उस माल को वह कहाँ छिपाएगा, या फिर ऐसी ही कोई और बात। बैकुंठ लाल साला मेरे हाथ लगा तो 2 पल में ही कुत्ते को चीर फाड़ कर सुखा दूंगा। भजन सिंह एक एक गुर्रा पड़ा। ज़रूर ज़रूर, सोहनलाल व्यंग से कह उठा। ऐसा ही करना अगर भजन सिंह तुम्हारे हाथ लगे तो। बाली से बैकुंठ लाल को कुछ देर के लिए उधार मांग लो, तुम्हारी ना पूरी होने वाली इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जवाब में भजन सिंह दांत किटकिटा कर रह गया। अगला दृश्य। जगमोहन के होठों से हल्की सी कराह निकली। शरीर में जोरों का कंपन हुआ और खुलने के लिए पलकें फड़फड़ाने लगी। पास ही मौजूद कांस्टेबल ने देखा तो उसने फौरन करीब ही लगी बेल बजा दी। 2 पलों में ही नर्स वहां पर हाजिर थी। क्या हुआ? नर्स के होंठों से निकला। इसे होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। कांस्टेबल ने शांत स्वर में कहा, जो कि कांस्टेबल की वर्दी में सीबीआई का ही आदमी था। नर्स फौरन वहां से चली गई। जगमोहन के होंठों से हल्की हल्की कराहटें बराबर निकल रही थी। पलकों की फड़फड़ाहट में अब तेजी आती जा रही थी। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टर मौजूद था। डॉक्टर ने चेकअप के पश्चात कांस्टेबल से कहा, इसे होश आ रहा है। कोई खतरे वाली बात? नहीं, खतरा अब टल गया। डॉक्टर ने पलटकर नर्स से कहा, इसे इंजेक्शन दे दो। नर्स सिर हिलाकर पास ही मौजूद ट्रे में से इंजेक्शन तैयार करने लगी। डॉक्टर ने पुनः कांस्टेबल से कहा, होश आने पर ज़्यादा देर बातें नहीं कीजिएगा, इसे आराम की आवश्यकता है।
कांस्टेबल ने बगल वाले बेड पर लेटे व्यक्ति को इशारा किया। मैं तुरंत बेड से उतरा और बाहर की तरफ बढ़ गया। नर्स और डॉक्टर इंजेक्शन देकर बाहर निकल गए। जगमोहन को होश आने में 10 मिनट लगे और तब तक राजीव खत्री वहां पहुंच चुका था। अगला दृश्य। जगमोहन ने तेज करा के पश्चात आंखें खोली। कई पलों तक उसे धुंधला सा नजर आता रहा। मस्तिष्क पूर्णतः सही प्रकार से काम कर रहा था। क्षण भर में ही उसे सब कुछ याद आ गया कि वॉल्ट को लूटने के पश्चात वह और बैकुंठलाल करोड़ों के माल के साथ जा रहे थे। ये एकाएक कार ड्राइव करते समय बैकुंठलाल ने दांत खटखटाकर जेब से चाकू निकाला और एक साथ कई बार उसके शरीर के कई हिस्सों पर कर डाले। कई पलों तक जगमोहन की समझ में कुछ न आया था। जब आया तो वह कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। पूरे बदन में दर्द की लहरें छा चुकी थी। शरीर पर पड़ चुके जख्मों से खून निकलकर कपड़ों पर बहने लगा था। दोनों हाथों से दहशत भरे भाव में शरीर से बहते खून को रोकने की असफल चेष्टा की। तभी बैकुंठ लाल ने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाज़ा खोला और जगमोहन को कंधे से पकड़कर बाहर की तरफ ढकेला। 2-3 धक्कों में जगमोहन का शरीर कार से लुढ़क कर सड़क पर जा गया। बस इतना ही याद था जगमोहन को। उसके बाद उसका मस्तिष्क बेहोशी की परत में छिपता चला गया था और अब उसे होश आया था। एक ही प्रश्न बार बार उसके मस्तिष्क से टकराने लगा था कि इस समय वह कहाँ पर। कुछ ही क्षणों के पश्चात आंखों के सामने से धुंधलकापन हटा तो सब कुछ स्पष्ट सा नजर आने लगा। एक ही निगाह में उसने पहचान लिया कि वह अस्पताल में। फिर उसकी निगाह कांस्टेबल की वर्दी पहने सीबीआई के आदमी पर पड़ी। तत्पश्चात वहां खड़े उस व्यक्ति को देखा जो बगल के बेड पर लेटा था और इशारा पाकर राजीव खत्री को बुलाया था। राजीव खत्री पर निगाह पड़ते ही उसके जहन को तीव्र झटका लगा। अपने शरीर की सारी पीड़ा को वह भूल गया। दोनों भली भांति एक दूसरे से वाकिफ थे। जगमोहन टकटकी बांधे उसे देखे जा रहा था। एकाएक राजीव खत्री खुलकर मुस्कुराया। कैसे हो जगमोहन? जगमोहन ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। बोला कुछ नहीं। अगर तुम्हें अस्पताल पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद तुम नहीं बचते। तुम्हारे बदन से काफ़ी खून बह गया था। जगमोहन के होठों पर क्षीण सी मुस्कान उभरी। कौन लाया मुझे यहाँ? राह चलते लोगों ने ही तुम पर यह एहसान किया। खैर छोड़ो। राजीव खत्री मुस्कुराया। और सुनाओ, देवराज चौहान कैसा है? ठीक है, जगमोहन ने स्थिर लहजे में जवाब दिया। तुम्हें किसने मारा? जगमोहन कुछ नहीं बोला। हिम्मत के मामले में मैं देवराज चौहान का शुरू से ही कायम हूँ। राजीव खत्री ने कहना जारी रखा। वो हमेशा ऐसे काम करता है जिन्हें कोई करने की सोच भी नहीं सकता। अब देखो ना, सुपर वर्ल्ड के मालिकों का दावा था कि उनका वॉल्ट सबसे सुरक्षित है। उनका दावा गलत नहीं था। लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि देवराज चौहान ने वॉल्ट लूटने का इरादा बना लिया और वह हर हाल में कामयाब होकर रहता ही है। जगमोहन सिंह मुस्कुरा कर रह गया। योजना बहुत ही खूबसूरत थी। जिस प्रकार से सुपर वॉल्ट में प्रवेश किया गया वह काबिल तारीफ है। ड्रिल मशीन मुझे पसंद आई। सब कुछ देखकर लगता है कि देवराज चौहान लंबे समय से वॉल्ट के चक्कर में था। इसलिए असफल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। किस वॉल्ट की बात कर रहे हो? जगमोहन बोला। सुपर प्राइवेट वॉल्ट का नाम तो मैंने सुन रखा है। क्या हुआ है उसे? राजीव खत्री हंसा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अमरनाथ वर्मा को तो भूले नहीं होगे, जिसको तुम लोगों ने हाथ पांव बांध कर डरा धमका कर छोड़ दिया था। उसने मुंह खोल दिया और मेरे साथ वो यहाँ आया था। बेहोशी की अवस्था में ही तुम्हें देखकर उसने तुम्हारी निशानदेही कर दी है। तुम वॉर्ड लूट में शामिल थे और देवराज चौहान के बारे में तो उसने स्पष्ट रूप से बताया। इसके साथ ही अपराधियों की रिकॉर्ड फाइल देखकर उसने बैकुंठ लाल और सोहनलाल को पहचाना। कोई एक ही वजह जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जान पाए, परंतु उसका हुलिया हमारे पास है। ये सब बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं अंधेरे में हाथ मार रहा हूँ। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। उसने उठकर बैठना चाहा तो राजीव खत्री फौरन बोला। ठहरो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। आराम से शरीर हिलाना, कहीं जख्मों के टांके ना टूट जाए। उसके बाद राजीव खत्री ने उसे सहारा देकर पीछे मौजूद तकिए से टेक लगा दी। जगमोहन अब अधलेटा सा बैठ चुका था। वैसे अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर कह रहा था तुमसे ज़्यादा देर बात ना करके तुम्हें आराम करने दिया जाए। डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। जगमोहन मुस्कुराया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। राजीव खत्री उसकी निगाहों में सांप के बराबर था और वह गलती से उसके शिकंजे में जा फंसा था। बचने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही थी। वैसे मैं खुद को ठीक महसूस कर रहा हूँ। जब तबीयत ठीक ना होने का एहसास होगा तो तुम्हें बता दूँ। गुड। राजीव खत्री ने सिर हिलाया और स्टूल को उसके बेड के समीप सरका कर बैठता हुआ बोला। अब तुम ये तो अच्छी तरह जानते हो कि कानून के शिकंजे से तुम्हारा बच निकलना संभव नहीं। तुम पर पहले से ही कई तरह के जुर्मों के इल्ज़ाम हैं। इसलिए अगर तुम मेरी बातों का सही सही जवाब दे दो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून तुम्हारे साथ हिदायत बरते। सिगरेट दो, जगमोहन बोला। राजीव खत्री ने सिगरेट सुलगाकर उसे थमाई और अपने करीब खड़े दोनों आदमियों से बोला। तुम लोग ज़रा आगे पीछे हो जाओ। वो दोनों वहाँ से चले गए। राजीव खत्री ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें फरार होने का मौका दे सकता हूँ,
एक बार फिर तुम कानून के फंदे से दूर हो सकते हो। तुम्हारी गिरफ्तारी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जगमोहन ने उसकी आंखों में झाँका। खत्री, तुम बो तुम बहुत बड़ी मेहरबानी करने को कह रहे हो। खामखा तो करने से रहे। बदले में क्या चाहते हो? सिर्फ 3-4 सवालों के जवाब। 3-4 सवाल? जगमोहन उसकी आंखों में झाँक कर मुस्कुराया। तुम्हारे सवाल मैं ही दोहरा देता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल है कि देवराज चौहान कहाँ है। दूसरा सवाल होगा, राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के लॉकर से लूटे गए बेशकीमती जेवरात कहाँ हैं? हाँ। राजीव खत्री के सर में पैनापन उभरा है। और तीसरा सवाल है कि वह पांचवा साथी कौन है जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है और जो तुम लोगों की लूट की योजना में शामिल था। जगमोहन समझ गया कि खत्री भजन सिंह के बारे में कह रहा है। चौथा और आखिरी सवाल है कि वॉल्ट के निगरानों में कौन तुम लोगों की योजना में शामिल था जिसने वॉल्ट का भीतरी अलार्म ऑफ किया। इन सब सवालों का जवाब मिल जाने पर मैं तुम्हारी फरारी का कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा। राजीव खत्री ने पैने सर में कहा। नहीं तो तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि कानून की चक्की में पिसकर तुम्हारा क्या हाल होगा। कभी भी खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगे। जगमान के होठों पर कड़वी मुस्कान फैलती चली गई। लालच दे रहो। जगमान को लालच दे रहो कि वह देवराज चौहान का पता बता दे। बहुत भोले हो खत्री। देवराज चौहान के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? उस पांचवें साथी के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? वॉल्ट में अलार्म किसने बंद किया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब एक ही सवाल बचता है कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के वॉल्ट से लूटे करोड़ों के जेवरात कहाँ हैं। अगर तुम सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर चाहो तो शायद मैं दे सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मुझे छोड़ने की गारंटी दो। खत्री के माथे पर बल पड़ गया। सिर्फ एक सवाल के जवाब में तुम्हारी फरारी का प्रबंध करूं? ये क्यों भूल रहे हो कि राजा के करोड़ों के जेवरात तलाश करने कर लेने पर तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। अन्य बातों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जगमोहन अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। राजीव खत्री ने होंठ भींच कर उसे देखा। तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो जगमोहन। मैंने सिर्फ समझदारी की बात की है, फालतू बात नहीं। अगर मंजूर हो तो हाँ कहो, नहीं तो जो मन में आए करो। ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हें याद न देकर भी ये बात मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा सकता हूँ। राजीव खत्री ने सख्त स्वर में कहा। अगर निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। जगमोहन की आवाज़ में कटुता के भाव आ गए। मेरा मुंह खुलवाना तुम्हारे बस में नहीं खत्री। भूल गए हो? खत्री के स्वर में दरिंदगी का पुट आ गया। अगर ऐसा है तो कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? रुंधे स्वर में कहते हुए जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। राजीव खत्री कई पलों तक होठ पीछे जगमोहन को निहारता रहा। तुम जिस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हो वो प्रश्न भी मेरे लिए अहमियत रखता है, किंतु अन्य प्रश्नों का जवाब भी मुझे चाहिए। एक बात का जवाब मैं एक ही बार देता हूँ। जगमोहन ने शुष्क स्वर में कहा। जब भी चाहो इस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के जेवरात कहाँ पर हैं। एकाएक राजीव खत्री की आंखें सिकुड़ गईं। एक बात का जवाब तो दो। क्या जेवरात देवराज चौहान के पास नहीं है? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऐसा हो चुका है। योजना देवराज चौहान की थी। मेहनत और पैसा देवराज चौहान का था। परंतु लूट के पश्चात सारा माल उसके हाथों से निकलकर किसी अन्य के हाथों में पहुंच गया। जगमोहन ने विचलित स्वर में कहा। इसलिए तुम्हारे मतलब की सिर्फ यही बात है कि जेवरात किसके पास है। अन्य सवाल बेकार के हैं जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजीव खत्री के चेहरे पर सख्ती सिमट आई थी। चार में से सिर्फ एक सवाल के जवाब की एवज में तुम्हें नहीं छोड़ सकूंगा। चार में से तीन का जवाब दे दो तब तो छोड़ सकता हूँ। मैंने दुकान नहीं खोल रखी जो कि तुम इस प्रकार की सौदेबाजी करो। जगमोहन ने व्यंग भरे स्वर में कहा। सिवाय इस सवाल के और किसी भी सवाल का जवाब तुम्हें नहीं मिल पाएगा मुझसे। होंठ भींचकर राजीव खत्री ने सिगरेट का कश लिया। अच्छी तरह सोच लेना। 2-3 दिन तक तुम्हारे जख्मों को आराम चाहिए, तब तक तुम यहीं रहोगे। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं हुए तो यातनाओं के दौर से गुजर कर जवाब देना पड़ेगा। मुंह तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। जगमोहन शांत मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। राजीव खत्री उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है जगमोहन। सोच लेना। खत्री ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। और यहाँ से फरार होने के बारे में सोचना भी नहीं। यहाँ के जर्रे जर्रे की निगाह तुम पर टिकी है। कहने की ज़रूरत नहीं। मेरी पहरेदारी का तुमने तगड़ा इंतज़ाम कर रखा होगा। ये बात मैं आसानी से समझ सकता हूँ। जगमोहन ने सिगरेट का कश लेकर धीमे स्वर में कहा। राजीव खत्री के जाने के पश्चात जगमोहन ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। अपने शरीर में वह कमजोरी सी महसूस कर रहा था। 5-6 जगह बैकुंठ लाल ने चाकू मारा था और 2 जगह के घाव गहरे थे। तभी उसकी सोचों का केंद्र देवराज चौहान की तरफ भटक गया। उसके ना पहुंचने पर उन सब लोगों ने क्या सोचा होगा। खैर जो भी हो, देवराज चौहान ने अब तक हकीकत मालूम कर ली होगी कि वास्तव में क्या हुआ है, और शायद उसे मालूम भी हो गया हो कि वह इस अस्पताल में है। अगर ऐसा है तो देर सवेर वह उसे यहाँ से निकाल ले जाने का प्रबंध करेगा। ये सोचकर जगमोहन मनी मन निश्चिंत हो गया। परंतु राजीव खत्री ने उसकी पहरेदारी के सिलसिले में कच्चा इंतजाम नहीं किया होगा। इसका मतलब जब देवराज चौहान उसे यहाँ से निकाल ले जाने के लिए आएगा तो तगड़े टकराव की पूरी पूरी संभावना थी। इस विचार के साथ जगमोहन के सारे बदन में बेचैनी से भरी लहरें दौड़ने लगी। अगला दृश्य।
देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया और टूटे फूटे मकान के दरवाजे के खुले पल्ले को धक्का देकर भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही दो व्यक्ति बैठे ताश खेल रहे थे। सिगरेटों के असंख्य टोटे आसपास बिखरे पड़े थे। दोनों ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। दोनों में एक पहलवान जैसा था तो दूसरा ठीक उसके विपरीत सीख के समान पतला। कौन है रे तू? पहलवान टाइप व्यक्ति गुर रहा है। इस तरह भीतर कैसे चला आ रहा है? जानता नहीं वो उस्ताद राम खिलावन का बसेरा है। जानता हूँ तभी तो आया हूँ खिलावन। लेकिन तू है कौन? पहले कभी नहीं देखा। तभी सीख समान पतला व्यक्ति हड़बड़ाकर बोल पड़ा, उस्ताद मैं जानता हूँ इसे, ये तो देवराज चौहान। देवराज चौहान? राम खिलावन जोरों से चौंका और आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। चेहरे पर से कई तरह के रंग आकर गुजर गए। हाँ, देवराज चौहान करीब ही मौजूद पुरानी सी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं देवराज चौहान ही हूँ, जिसकी की पुलिस को अक्सर तलाश रहती है। ओह! राम खिलावन लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान उस जैसे मामूली बदमाश के यहाँ आए। माफ़ करना उस्ताद, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो मुझे नहीं मालूम था कि तुम मैं तुम्हारे पास काम से आया हूँ। देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। हुक्म करो उस्ताद, तुम्हारे किसी काम आ सका ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। जो काम मैं तुम लोगों से लेना चाहता हूँ वो ठीक तरह से पूरा होना चाहिए। बदले में तुम्हें भरपूर पैसा मिलेगा। ओह! ये तो उस्ताद की दरिया दिली है कि काम के साथ वो पैसा भी दे रहे हैं। आप हुक्म कीजिए, काम तसल्ली बख्श होगा। सीख से व्यक्ति ने इस बार मुंह खोला। आज का दिन तो हमारे लिए खुशी का है। सिविल अस्पताल में आग लगानी है। राम खिलावन और सीख जैसा व्यक्ति उछल पड़ा। क्या? सिविल अस्पताल में आग लगानी है? राम खिलावन ने फौरन खुद को संभाला। ठीक है उस्ताद, काम हो जाएगा, बरोबर होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आग कहाँ और किस प्रकार लगानी है। सबसे पहले एक बात अपने पल्ले बांध लो कि आग ऐसी लगनी चाहिए कि किसी भी मरीज को नुकसान न पहुँचे। यह काम कुछ लोगों का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है, ना कि अस्पताल को आग लगाने के लिए। राम खिलावन ने सिर हिलाकर कहा, अगर बात थोड़ी सी और स्पष्ट कर दो तो हम काम को बढ़िया ढंग से कर। ठीक है, सुन लो। अस्पताल से एक आदमी को निकालना है, उस पर पुलिस का पहरा। यह काम पुलिस वालों का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। अब समझ में आई बात? आग सिविल अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वार्ड नंबर 4 में लगानी है और ठीक उसके सामने 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर से ही हमने अपने आदमी को निकालना है और ये काम शाम को 4:30 से 6 के बीच यानी कि 5:30 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये समय मुलाकातियों का होता है। उस समय वार्डों में ज़्यादा लोग होंगे और आग लगने से लोगों में ज़्यादा हड़बड़ाहट पैदा होगी, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। कायदे की बात है, राम खिलावन बोला। आज ही करना ये काम? हाँ, कहने के साथ ही देवराज चांद ने 10,000 की कट्टी निकाली और उनके सामने रख दी। अगर कम हो तो बता दो। इसकी क्या ज़रूरत थी उस्ताद, हम तो इसकी ज़रूरत तो पहले होती है। देवराज चांद ने मुस्कुरा कर कहा, यह पास में हो तो काम दिल से होता है। कहने के साथ ही देवराज चांद कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शाम ठीक 5:30 बजे ये काम होना चाहिए। बिल्कुल उस्ताद, सीख जैसे व्यक्ति ने मुंडी हिलाकर कहा। जब आग लगे तो सेकंड की सुई भी मिला लेना। देवराज चौहान जब मकान पर पहुंचा तो भजन सिंह और सोहनलाल के पास रंजन गुप्ता को बैठे पाया। तुम्हारे लिए एक खबर थी। रंजन गुप्ता उसे देखते ही बोला। देवराज चौहान की प्रश्न भरी निगाह उस पर जा टिकी। बैकुंठलाल अनोखे लाल की कैसे फरार हो गया? क्या? देवराज चौहान ने देवराज चौहान जोरों से चौंका। हाँ, आज सुबह ही ये सब हुआ। भागते समय बैकुंठलाल ने बाली के 3 आदमियों को गोली मारी। रंजन गुप्ता गंभीर सर में कह उठा। ये तो बहुत बुरा हुआ। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। उसे बाली ने कैद कर रखा तो तसल्ली थी कि बैकुंठलाल की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। परंतु अब हमारे लिए दो मुसीबतें खड़ी हो गई। एक तो बैकुंठलाल की तलाश में भटकना पड़ेगा और दूसरी भारी गड़बड़ वाली बात है कि कहीं बैकुंठलाल करोड़ों के जेवरातों के साथ ये शहर छोड़कर कहीं दूर ना चला जाए। ऐसी स्थिति में पुनः उसका हाथ आना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। सबके चेहरों पर व्याकुलता छाई हुई थी। वह सबसे पहले शहर से निकलने की चेष्टा करेगा, क्योंकि यहाँ उसके पीछे बाली और तुम पुलिस है, सोहनलाल ने कहा। सोहनलाल का कहना सही है कि बैकुंठलाल करोड़ों के जेवरातों के साथ शहर से निकलने की कोशिश करेगा। भजन सिंह ने सहमति से सिर हिलाया। अगर वो शहर से निकल गया तो फिर शायद हमारे हाथ ना लगे। रंजन गुप्ता ने दांत किटकिटाकर व्यवस्था भरे स्वर में कहा। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरे ख्याल से बैकुंठलाल शहर से बाहर नहीं निकल सकेगा। देवराज चांद ने गहरी सोच के पश्चात कहा। क्यों? भजन सिंह के ओठों से निकला। तुम लोग बाली को भूल रहे हो। वो बैकुंठलाल को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास करोड़ों के अमूल्य बेशकीमती जेवरात है और जेवरात तो शुरू से ही बाली की कमजोरी रहे। देवराज चंद ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अब तक सारे शहर में बाली के आदमी फैल चुके होंगे। शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर बाली के आदमियों का घेराव हो चुका होगा। यानी कि बैकुंठलाल जेवरातों सही शहर में ही छिपा रहेगा, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है।
1-2 दिन में हम हर हाल में बैकुंठ लाल को ढूंढ ही निकालेंगे। शायद आज हमें जगमोहन से कुछ मालूम हो जाए कि कहीं बैकुंठ लाल ने उससे अपने छिपने के बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र। लेकिन जगमोहन तो पुलिस के पहरे में, वो कैसे बता पाएगा? देवराज चंद ने रंजन गुप्ता को देखा। आज शाम हम जगमोहन को अस्पताल से निकाल लेंगे। कैसे? रंजन गुप्ता ने हैरानी से कहा। छोड़ो इस बात को, क्योंकि तुम इस योजना में शामिल नहीं हो। अब जाओ, दोपहर हो रही है। हमें शाम की योजना पर बातचीत करनी है। कल सुबह आना, तब बैकुंठ लाल के सिलसिले में बात करेंगे। रंजन गुप्ता ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। जगमोहन को छुड़ाने के लिए जो भी करना संभाल कर करना। राजीव खत्री भी वहाँ हो सकता है। उसने कच्चा इंतजाम नहीं कर रखा होगा। उसे इस बात का पूरा यकीन होगा कि देर सवेर तुम जगमोहन को छुड़ाने अवश्य आओगे। देवराज चांद की ओर सख्ती से भिसते चले गए। चेहरे पर दरिंदगी झलकने लगी। उसका चेहरा शैतानियत से मेल खाने लगा। रंजन गुप्ता विदा लेकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। अनोखे लाल बाली के दोनों खूंखार साथी जुगल किशोर और दयाल सिंह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी पैनी निगाह दौड़ा रहे थे। जेबों में ठुसी रिवॉल्वरों का एहसास उन्हें हर कदम उठाने पर हो रहा था। उनकी निगाहें बैकुंठ लाल को तलाश कर रही थीं। जुगल किशोर ने जेब से निवान निकालकर चेहरे पर आया पसीना पोंछा। दयाल सिंह फुटपाथ की रेलिंग से टेक लगाकर हथेली को माथे पर छतरी के समान रखकर धूप से मिचमिचाती आंखों को आराम देने लगा। सिगरेट सुलगा दे, दयाल सिंह ने कहा। जुगल किशोर ने 2 सिगरेट सुलगाई और एक दयाल सिंह को थमा दी। दयाल सिंह ने सिगरेट का कश लिया। उसका कठोर चेहरा दाएं बाएं घूमे जा रहा था। जुगल किशोर ने भी रेलिंग से टेक लगा ली। हम लोग बैकुंठ लाल की तलाश ठीक तरह से नहीं कर रहे, जुगल किशोर बोला। मेरा भी यही ख्याल है। वह इस प्रकार हत्थे नहीं चढ़ने वाला। अभी तक वो हमारे हाथमियों के हत्थे नहीं चढ़ा। चढ़ा होता तो अब तक ट्रांसमीटर पर हमें खबर मिल चुकी होती। बैकुंठलाल बेवकूफ़ नहीं है जो आसानी से पकड़ा जाएगा। वो जानता है कि पकड़े जाने का मतलब है करोड़ों के जेवरातों का हाथों से निकलना और साथ ही मौत का नसीब होना। दोनों में कई पलों तक खामोशी छाई रही। आओ, यहाँ से चलें। कहाँ? ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो बैकुंठलाल आने की गलती नहीं करेगा। अभी तो उसके घर चलते हैं, वहाँ नज़र दौड़ाते हैं, साथ ही सोचते हैं कि बैकुंठलाल को कहाँ पकड़ा जा सकता है। उसके जान पहचान वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। दयाल सिंह ने सेरे लाया। फिर दोनों कुछ दूर पार्किंग में खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे चट्टान की तरह सख्त हुए पड़े थे। अगला दृश्य। मध्यम वर्गीय इलाके में बैकुंठ लाल का 2 कमरों का फ्लैट था। जब दोनों वहां पहुंचे तो वहां पर पहले से ही उनके आदमी तैनात थे। उनमें से एक ने करीब आकर सलाम सलाम मारा। वो तो अभी तक नहीं आए, उसने कहा। डटे रहो, जुगल किशोर ने भारी सर में कहा। कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वह आदमी कार से दूर हट गया। दयाल सिंह भी बाहर निकला। दोनों फ्लैट के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। कुछ ही पलों में वह दोनों फ्लैट के भीतर थे। 10 मिनटों में ही दोनों ने सारा फ्लैट छान मारा। रंगीन मिजाज का आदमी है बैकुंठलाल, जुगल किशोर दयाल सिंह के सामने कुछ किताबें रखता हुआ बोला। नंगी तस्वीरों वाली किताबों का शौकीन है। दयाल सिंह किताबों पर निगाह मारकर पलटा और खुली खिड़की पर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। इसके साथ ही सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जुगल किशोर की गहरी निगाह उसकी पीठ पर जा टिकी। तुम किसी खास सोच में डूबे हो दयाल। दयाल पलटा और उसकी तीखी निगाह जुगल किशोर पर जा टिकी। हम दोनों कब से साथ साथ है? दयाल सिंह ने शांत स्वर में पूछा। हम दोनों? जुगल किशोर के माथे पर बल पड़ गए। 10-12 साल तो हो ही गए होंगे हमें बाली के लिए काम करते हुए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हासिल हुआ मैं 12 सालों में बाली से? जुगल किशोर के माथे पर बल पड़ गए। हम दोनों में शुरू से ही अच्छी पड़ती रही है जुगल किशोर, दयाल सिंह ने सर्द लहजे में कहा। क्योंकि हम दोनों के विचार हमेशा एक से ही रहे। और मेरे ख्याल से आज भी तुम मेरी बात बात से इत्तेफाक रखोगे। जुगल किशोर के चेहरे पर जहान भर की गंभीरता नाच उठी। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग किस दिशा में चल रहा है? तुम्हारी इन बातों से ही मैं समझ चुका हूँ। जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत खतरनाक बात सोच रहे हो तुम। खतरनाक काम करना तुम्हारा काम है। दयाल सिंह गुर्रा पड़ा। बाली को तुम क्या समझते हो? वो जुगल। दयाल सिंह सर्द स्वर में क्या उठा। ठीक है कि बाली पर काबू पाना आसान नहीं। यह बात सिर्फ बाली के दुश्मनों पर लागू होती है, ना कि हम पर। हम दोनों बाली की बगल में छुरी के समान है, और ये छुरी कभी भी बगल से निकलकर छाती और पेट में प्रवेश कर सकती है। बहुत आसान काम है। जुगल किशोर खामोशी से उसे देखता रहा। सोच लो। उसे खामोश पाकर दयाल सिंह बोला। करोड़ों का मामला है। हम दोनों की ज़िंदगी संवर सकती है। रोज़ के खून खराबे से बहुत चैन से बाकी की ज़िंदगी बिता सकेंगे। ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी बात मानो। अगर तुम्हारी हाँ हो तो ठीक, नहीं तो जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। उम्र तो कट ही रही है। वैसे मेरा ख्याल है कि हम बाली को रास्ते से हटा सकते हैं, जुगल किशोर ने लंबी खामोशी के बाद धीमे स्वर में कहा।
दयाल सिंह का चेहरा वैसी मुस्कान से भर उठा। मैं जानता था जुगल, मेरी बात तेरी खोपड़ी में आसानी से आ जाएगी। हमें वक्त बर्बाद न करके बैकुंठ लाल को तलाश करना चाहिए। जब तक वह हाथ में नहीं आएगा, करोड़ों के जेवरातों के दर्शन भी हमें नहीं हो सकेंगे। जुगल किशोर ने सामान्य भाव में कहा। हाँ, अब हम बैकुंठ लाल को तलाश करेंगे। दयाल सिंह का सर दरिंदगी से भर उठा। पहले तो उसे तलाश का मन ही नहीं करता। दयाल सिंह के शब्द अधूरे रह गए। कलाई पर बंधी घड़ी से नन्ही सी सुई निकालकर उसकी कड़ाई पर चुभने लगी। दयाल सिंह ने घड़ी की चाबी बाहर की ओर खींची और सुइयां सेट करके बोला, हेलो हेलो, दयाल दिस साइड। दयाल, मैं जवाहर बोल। बोल बोल, काम की बात फूट। बैकुंठ लाल मेरी निगाहों में। ओह, दयाल सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। तू कहाँ है? जंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास ही चाय वाली दुकान पर हूँ। चाय का खोखा है। वहीं पर ही बैकुंठ लाल बैठा है, चेहरा छिपाते हुए चाय पी रहा है। मेरे ख्याल से वक्त बिताकर ये देख रहा है कि किसी की निगाह उस पर तो नहीं है। शायद वह रास्ता साफ देखकर किसी खास जगह की ओर कूच करना चाहता है। अचानक ही 2 घंटे पहले वो मेरी निगाह में आ गया। तब से ही उसके पीछे हूँ। पीछे ही रहो, मैं और जुगल आ रहे। ठीक है। एक बात और अपनी खोपड़ी में बिठा ले। ये बात हम लोगों तक ही सीमित रहे कि तुमने मुझे बैकुंठ लाल के बारे में बताया। समझा? समझा। उसे उसे खिसकने मत देना। वो अवश्य उस जगह पर पहुंचना चाहता होगा जहां उसने करोड़ों के जेवरात छिपा रखे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मैं आ रहा हूँ। कहने के साथ ही दयाल सिंह ने घड़ी को पूर्व स्थिति में किया और चमक भरी निगाह से जुगल किशोर को देखा। किस्मत हमारा साथ दे रही है। बैकुंठ लाल हमारी निगाहों में आ चुका है, फौरन चलो। जुगल किशोर की आंखों में खतरनाक चमक लहरा उठी थी। अगला दृश्य। कहाँ है वह? जुगल किशोर ने जवाहर से पूछा। उधर सामने। चाय का खोखा नजर आ रहा है ना, उसमें बैठा है। पिछले 1 घंटे में 4 बार चाय पी चुका। ठीक है, तू खिसक जा। दयाल सिंह की निगाहें खोखे पर जा टिकी। किसी के भी सामने मुंह मत फाड़ना कि तुमने बैकुंठ लाल के बारे में हमें खबर दी है। जवाहर वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। दयाल सिंह की निगाह जवाहर पर जा टिकी। दीदे फाड़ कर क्या देख रहा है, जाता क्यों नहीं? मैं किसी को ना बताऊं कि मैंने तुम लोगों को बैकुंठ लाल के बारे में खबर दी है? हाँ, बाली को भी नहीं? चाहता क्या है तू? एक एक जुगल किशोर घुर रहा है। जवाहर ने अपनी घबराहट पर फौरन काबू पाया। जो काम तुम दोनों करने जा रहे हो उसमें से हिस्सा। दयाल सिंह और जुगल किशोर की निगाहें आपस में बिनी। ठीक है, दयाल सिंह सामान्य भाव से बोला। पहले हमें कामयाब तो हो लेने दे। पक्का हिस्सा दोगे? जवाहर ने दोनों के चेहरों को निहारा। एक बार कह तो दिया, मिल जाएगा, लेकिन मुंह बंद रखना। जवाहर चला गया तो दयाल सिंह गुर्रा रहा है। इस हरामी को भी ठिकाने लगाना है जुगल। अगर जिंदा रहा तो बाकी के काम में फूंक मारकर हमें मौत के मुंह में झोंक सकता है। पहले बैकुंठ लाल से निपट लें, उसके बाद इसका क्रियाक्रम करेंगे। इसके साथ ही दोनों की निगाहें चाय खाने की तरफ उठ गई। रेलवे लाइन के पास छप्पर डालकर कच्ची ज़मीन पर चाय खाना बना रखा था। लकड़ी की बेंच और टेबल वहाँ मौजूद थी। अगला दृश्य। बैकुंठ लाल को वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा बीत चुका था और अभी तक किसी प्रकार का खतरा सामने नहीं आया था। वह समझ गया कि रास्ता साफ है। अभी तक किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ी। मन ही मन उसने वहाँ से उठने और जंगल में उस जगह पहुँचने का इरादा बनाया जहाँ उसने करोड़ों के जेवरातों को छिपा रखा था। फिलहाल उसका इरादा फ़ौरन से पेशतर जेवरातों के साथ इस शहर को छोड़ देने का था। इस शहर में रहने का मतलब था हर पल मौत का खतरा। करोड़ों के जेवरात पास होने के कारण वह किसी भी कीमत पर मौत नहीं चाहता था। अब तो ऐश भरा जीवन बिताने का वक्त आया था। उसने वहां बैठे अन्य लोगों पर निगाह मारी, फिर आखिरी घूंट भरकर खाली गिलास टेबल पर रखा ही ताकि जड़ होकर रह गया। सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। गले में आतंक जड़े, बड़े बड़े कांटे उभर आए। आंखों में दहशत का तूफान हिलोरे मारने लगा। पल भर में ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। चाय खाने के दरवाजे पर दयाल सिंह और जगल किशोर खड़े उसे देख रहे थे। पत्थर समान चेहरे, आंखों से झलकती दरिंदगी। निष्प्राण सा बैकुंठलाल वैसे का वैसे ही बैठा रह गया। दोनों आगे बढ़े और सामान्य ढंग से उसके करीब आ बैठे। कैसे हो बैकुंठलाल? जुगल किशोर सर्द भाव में मुस्कुराए। बहुत बड़ा काम किया तुमने, बाली की कैद से भागकर। खैर, अब हमें सामने पाकर कैसा महसूस कर रहे हो? मन ही मन कैद से फरारी के पश्चात करोड़ों के जेवरातों के साथ जो सपने देखे होंगे, वो सब तो अब तुम्हें मिट्टी में मिलते महसूस हो रहे होंगे। बैकुंठलाल के होंठों से कोई बोल न फूटा। बाली पहले तो तुम्हारे साथ रियायत से पेश आया था, लेकिन अब तो वो तुम्हारी बोटी बोटी करके सारे शहर के चौराहों पर फिकवा देगा, क्योंकि उसके ही अड्डे पर तुमने उसके 3 आदमियों की हत्या की है। बैकुंठलाल के चेहरे का रंग कब कब पीला हट में बदल चुका था। क्या इरादा है? दयाल सिंह सर्द हंसी हंसा। चलो बाली के पास। बाली के बारे में सोचकर ही बैकुंठलाल के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। जुगल किशोर ने दयाल सिंह पर निगाह मारी। बाली से डर रहा है, उसके पास जाना नहीं चाहता। जाना तो पड़ेगा ही। दयाल सिंह ने कंधे उचकाए। देखो तो, बेचारी की सांस रुकी जा रही है। कुछ तो दया करो। अब तक तो सारे काम ही बुरे किए हमने।
इसे बाली के सामने न ले जाकर एक काम तो अच्छा कर सकते हैं। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? जेवरातों के लिए? जुगल किशोर ने फौरन कहा, राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के जेवरातों में से थोड़ा बहुत हमें दे देना और हम इसे छोड़ देंगे। बाली से कह दिया जाएगा कि बैकुंठलाल को तलाश करने में हम असफल रहे हैं। दयाल सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा तो किया जा सकता है। फिर उसने बैकुंठलाल को देखा। क्यों बैकुंठलाल, तुम्हें हमारी बात पसंद आई? बैकुंठलाल सिर्फ सूखे ओठों पर जीभ फेर कर रह गया। घबराया सा लग रहा है। जुगल किशोर बोला, अचानक हमारे सामने आ जाने से इसके होश उड़ गए। मैं चाय के लिए कहता हूँ। चाय पीने तक ही आराम से समझ जाएगा कि हम इसके साथ रहम से पेश आ रहे हैं। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने छोकरे को 3 चाय के लिए कह दिया। कठिनता से सांस लेते हुए बैकुंठलाल आतंकपूर्ण निगाहों से दोनों को निहारे जा रहा था। जुगल किशोर और दयाल सिंह लापरवाही से दाएं बाएं देखे जा रहे थे। उनमें कोई बात नहीं हुई। छोकरा 3 चाय रख गया। दयाल सिंह ने एक गिलास जुगल किशोर के सामने, दूसरा अपने और तीसरा बैकुंठलाल के सामने रखते हुए सर्द भाव में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ चाय पीने तक का समय है बैकुंठलाल। माल को 3 हिस्सों में बांट लो। इसी में तुम्हारी खलासी है। नहीं तो बाली से मुलाकात कर लो। वह तो बहुत ही बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने उसके 3 आदमियों की हत्या कर दी है। तीनों की लाशों को उसने संभाल कर रखा हुआ है। उसका इरादा है 4 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार करने का, और चौथी लाश जाहिर है तुम्हारी ही होगी। तुम भी लाश बन गए बैकुंठलाल, तो करोड़ों के उन जेवरातों का क्या होगा जिन्हें तुमने छिपा कर रख छोड़ा है? जुगल किशोर ने भावहीन स्वर में कहा, कम से कम तुम्हारे लिए तो बेकार ही गए और खामखा जान भी गंवाई। मान जाओ मेरे भाई, इस समय हम तुम्हारे सच्चे हमदर्द हैं। जेवरातों के 3 हिस्से करके 2 हमारे हवाले करो और तुम लेकर खिसक लो शहर से। बैकुंठलाल इस वक्त तक अपनी टूटी फूटी हालत पर काबू पा चुका था। वो जानता था कि बुरी तरह फंस चुका है। इन दोनों शैतानों से आज़ाद होना संभव नहीं था और इन लोगों को हिस्सा देना भी ठीक नहीं था। माल के सामने आते ही इन्होंने इसे भी रास्ते से हटा देना था। कच्चे धागे से बंधी तलवार हर दम उसके सिर पर थी। हाँ मैं भी मौत थी, ना मैं भी मौत थी। सोचने दो इसे, दयाल सिंह धमकी भरे भाव में बोला। दोनों को घूरते हुए बैकुंठलाल ने चाय का घूंट भरा। तो तुम लोग माल के 2 हिस्से चाहते हो? बैकुंठलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हम कुछ नहीं चाहते, जुगल किशोर मुंह बनाकर बोला। तू अपनी सुना। अगर जिंदगी चाहता है तो जीने की कीमत हमें देनी होगी। बैकुंठलाल ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे दोस्तों, माल जब तुम दोनों के सामने आए तो मेरी गर्दन तोड़कर तो तुमने मेरी लाश को एक तरफ फेंक देना है और माल को तुम दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लेना है। जब मुझे मारना ही है तो फिर माल तुम लोगों के साथ क्यों बांटूं? तेरी सोच गलत नहीं है। दयाल सिंह ने सिर हिलाया। तेरी जगह हम होते तो हम भी यही सोचते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का धंधा अवश्य बुरा है, परंतु जुबान के हम लोग पक्के हैं। हम जुबान का तो मैं भी पक्का हूँ, बैकुंठलाल कड़वे स्वर में बोला। इस पर भी मैंने देवराज चौहान से दगाबाजी की और जगमोहन को चाकुओं से गोदकर कार से बाहर फेंक कर माल सहित भाग निकला। दरअसल जब ढेर सारी दौलत का मामला सामने आता है तो उसूल खुद ब खुद ही सरक कर एक तरफ हट जाते हैं। जुगल किशोर अजीब सी हंसी हंसा। कह तो ये ठीक रहा है। दयाल से कहने के पश्चात उसने बैकुंठलाल को देखा। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं जैसा कि तू कह रहा है। माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हमारे, एक तेरा। एक बात और सुन लो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बात का फैसला तुझे फ़ौरन करना है। हमारी बात मानता है या बाली के पास चलना है? बाली बेसब्री के साथ तुम्हारी राह देख रहा है। बैकुंठलाल ने ठंडी निगाहों से दोनों को देखा। वो जानता था कि दोनों हद दर्जे तक मौकापरस्त और क्रूर है। इनसे हर प्रकार की आशा रखी जा सकती है। इनके बारे में वो पुराना जानता था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उन दोनों की बात भी माननी थी और इन्हें हिस्सा भी नहीं देना था। इस विचार के साथ ही वह कोई तरकीब निकालने की सोचे जा रहा था। तभी उसे अपनी जेब में ठुसे रिवॉल्वर का एहसास हुआ। मनी मन वह गुर्राया। मौका देखकर रास्ते में इन्हें कहीं भी साफ कर सकता है। इन दरिंदों से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। ठीक है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। बैकुंठलाल ने सर में जहान भर की व्यवस्था भर ली। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ धोखाधड़ी ठीक नहीं होगी। ठीक यही होगा कि सारा मामला हंसी खुशी ही निपट जाए। निश्चिंत रहो, जुगल किशोर ने समझाने वाले स्वर में कहा। इतना मोटा माल हमें मिल रहा है, फिर हम क्यों ज़्यादा का लालच करेंगे? दोस्ती की तरह सारा काम होगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चलो, बैकुंठलाल गंभीर स्वर में कहते हुए उठ गया। दयाल सिंह और जुगल किशोर भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। वो गहने जो कभी उन्होंने देखे भी नहीं थे, कल्पना में उनकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। पल भर में ही उनकी सोचों का केंद्र राजा महाराजाओं जैसा हो गया था। चाय के पैसे चुकता करने के बाद तीनों चाय खाने से बाहर आ गए। कहाँ चलना है? जुगल किशोर ने पूछा। शाम के 4:30 बज रहे थे। सूर्य का सफ़र पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। बैकुंठलाल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। साथ ही तो चल रहे हैं, रास्ता बताता जाऊंगा। ठीक है चलो।
तीनों कार में जा बैठे। दयाल सिंह ने ड्राइविंग सीट संभाली। जुगल किशोर और बैकुंठलाल कार की पिछली सीट पर बैठ गए। दयाल सिंह ने कार आगे बढ़ा दी। तभी जुगल किशोर ने रिवॉल्वर निकाली और बैकुंठलाल की कमर से सटा दी। ये क्या है? बैकुंठलाल दांत किटकिटा उठा। ये सावधानी है, जुगल किशोर मुस्कुराया। चिंता मत करो, दोस्ती में कभी कभी ये सब भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी दोस्ती की नींव है। जब नींव पर दीवार खड़ी हो जाएगी तो फिर शक की दीवारें हम लोगों के बीच में से हट जाएंगी। अब तुम हमें करोड़ों के माल की तरफ ले जा रहे हो, उसका बंटवारा होना है। किसका मन करता है हाथ आए माल को दूसरों में बांटने को? कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में तुम्हारा दिमाग फिर जाए और तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, इसलिए ये सब किया है। बैंगुन लाल ने होठ भींचकर मुंह घुमाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मन ही मन वह भगवान से दुआ कर रहा था कि 2 पल के लिए सिर्फ एक मौका उसे मिल जाए तो दोनों की खोपड़ियों में जेब में पड़ी रिवॉल्वर की गोलियां उतार देगा। सिर्फ एक मौके की तलाश थी और उसे यकीन था कि मौका मिलेगा। आखिर कब तक ये दोनों सावधान रहेंगे? कभी तो चूकेंगे। अगला दृश्य। ठीक 5:25 पर सिविल अस्पताल की दूसरी मंजिल के वार्ड नंबर 4 में एकाएक आग भड़क उठी। आग भड़कने के साथ ही साथ पेट्रोल की तीव्र गंध वातावरण में फैल गई थी। वहां तीव्र चीखों पुकार गूंज उठी। मरीजों के पास मुलाकातियों का तांता लगा हुआ था। आग लगती भागा दौड़ी और शोर शराबा गूंज उठा था। राम खिलावन और सीख समान पतले साथी ने इस तरह आग लगाई थी कि किसी को भी आग से नुकसान न पहुंचे। आग भड़कते ही राम खिलावन ने पेट्रोल का आखिरी केन भी आग की तरफ लुढ़का दिया। आग और भी तीव्रता के साथ भड़क उठी। अगले ही पल राम खिलावन और उसका साथी खिसक गए। आग ने अचानक ही विकराल रूप धारण कर लिया। वार्ड में खिड़कियों के पर्दों ने आग पकड़ ली थी। मरीज और मुलाकाती चीखते चिल्लाते वार्ड से बाहर भागते जा रहे थे। कुछ मरीज जो कि चलने के काबिल नहीं थे बेड पर बैठे गला फाड़कर आग आग चिल्लाए जा रहे थे। अस्पताल का स्टाफ हैरान परेशान घबराया सा इधर उधर दौड़ रहा था। अगला दृश्य। वार्ड नंबर 4 के ठीक सामने 3 नंबर वार्ड में जगमोहन कड़े पहरे में बेड पर लेटा था। पास में कांस्टेबल की वर्दी पहने सीबीआई के आदमी और आधे से ज़्यादा सीबीआई के आदमी मरीजों के रूप में बेडों पर लेटे हुए थे। राजीव खत्री खुद दिन में 2 बार चक्कर लगा जाता था। जगमोहन मनी मन चिंतित था कि जब देवराज चौहान उसे छुड़ाने आएगा तो उसके सामने ढेरों खतरे आएंगे। शायद वह कामयाब ना भी हो सके उसे यहाँ से ले जाने में। खून खराबा होगा सो अलग। कुछ देर पहले ही खत्री उससे मुलाकात करके गया था। अब उसके जख्म पहले से बेहतर थे। टाँके सूख रहे थे। तबीयत में सुधार था। तभी एकाएक शोर शराबा उठ खड़ा हुआ। आग आग की पुकार उसके कानों में पड़ने लगी। वार्ड में मौजूद सीबीआई के सारे आदमी चौंक पड़े। पेट्रोल की तीव्र गंध के साथ शोर इतना ज़्यादा उनके कानों में पड़ा कि किसी का भी वार्ड में रहना कठिन हो गया। उसके करीब स्टूल पर बैठे व्यक्ति ने उठकर बाहर की ओर झाँका, फिर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। क्या हुआ? जगमोहन ने उससे पूछा। सामने वाले वार्ड में आग लग गई है। आग? जगमोहन चौंका। कैसे? मुझे क्या मालूम, उसने शांत लहजे में कहा। पेट्रोल की गंध भी आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि आग अचानक नहीं लगी बल्कि लगाई गई है। जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। लगाई गई है? एकाएक वह सतर्क हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं सबका ध्यान बटाने के लिए देवराज चौहान ने ये सब किया ताकि उसे यहाँ से निकाल कर ले जा सके? तभी 2 लोगों ने भीतर प्रवेश किया। एक ने दूसरे को कंबल से ढांप रखा था। उसे देखते ही स्टूल पर बैठा व्यक्ति बोला, यहाँ क्या करने आ रहे हो? बाहर निकलो। साहब, कंबल ढापे व्यक्ति के साथ आया व्यक्ति बोला, सामने वार्ड में आग लग गई है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ देर के लिए इन्हें यहीं लिटा देता हूँ। ठीक है, उसने सिर्फ इतना ही कहा, जबकि जगमोहन का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। यह आवाज़ देवराज चौहान की थी। उसने ध्यान से देखा। देवराज चौहान ने अपना चेहरा दाढ़ी मूछ से ढक रखा था। जगमोहन ने फौरन आसपास निगाहें दौड़ाई। वार्ड में बेड पर मरीज बनकर लेटे सीबीआई के आदमी 2-3 ही वहाँ बचे थे। अन्य आग को देखकर बाहर निकल गए थे। जगमोहन कंबल में ढके व्यक्ति का चेहरा पहचानने की चेष्टा करने लगा, परंतु सफलता नहीं मिली। तभी देवराज चौहान कंबल ढापे व्यक्ति को सहारा देता हुआ पास से गुजरा कि एकाएक बिजली किसी गति से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके करीब स्टूल पर बैठे हवलदार की वर्दी पहने व्यक्ति की कनपटी से सटा दी। वह हड़बड़ाया और सख्ते किसी हालत में वैसे का वैसे ही बैठा रह गया। सोहनलाल, जिसने कि कंबल ओढ़ रखा था, एक झटके में ही कंबल नीचे गिराया और हाथ में पकड़ी गन का मुंह चारों तरफ घुमा दिया। खबरदार! सोहनलाल की कुर्राती आवाज़ गोली वाली सिगरेट के नशे में डूबी थी। कोई भी अपनी जगह से न हिले, वरना ये गन उसे सदा के लिए लेटने पर मजबूर कर देगी। जो चाहे वहीं पड़ा रहे। वहाँ सीबीआई के 5 व्यक्ति थे जो मरीजों के रूप में बेड पर मौजूद थे। सोहनलाल के हाथ में गन देखकर वहीं के वहीं खड़े हो गए। पल भर में ही वहाँ मौत का सन्नाटा छा गया। बाहर आग की वजह से अभी चीखों पुकार जारी थी। कौन हो तुम? स्टूल पर बैठे व्यक्ति ने घबराहट भरे सर में पूछा। देवराज चौहान। देवराज चौहान घुर्राया। मैं अपने आदमी को ले जाने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। तुम लोग जिंदा रहते हो या मरते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मौत लाजमी है। देवराज चौहान की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वार्ड में मौजूद अन्य के कानों में भी पड़ सके। मौत रूपी सन्नाटे को पुनः देवराज चौहान की आवाज़ ने तोड़ा। तुम चलने के काबिल हो? उसने जगमोहन से पूछा। शायद शायद चल सकूं, जगमोहन ने बेड पर बैठते हुए कहा। जल्दी उठ,
देवराज चौहान की रिवॉल्वर स्टूल पर बैठे व्यक्ति की कनपटी से टिकी थी, जो कि पेड़ के तने की भांति सीधा बैठा था। जगमोहन ने अपने शरीर में शक्ति का संचार किया और अपने ऊपर पड़ा कंबल उठाकर एक तरफ किया और सरकता हुआ बेड से नीचे आ गया। वो नंगे पाँव था। कंबल उठाकर अपने सिर पर ओढ़ और निकल जा। देवराज चौहान सतर्क स्वर में बोला। इस समय रास्ता साफ है, सबका ध्यान आग की तरफ है। बाहर निकलते ही सामने हमारी कार खड़ी है, उसमें अपना आदमी तैयार बैठा है। कार में बैठकर निकल जा, हम बाद में आएंगे। जगमोहन ने देवराज चौहान और सोहनलाल को देखा, फिर बेड पर पड़ा कंबल उठाकर उसमें अपना सिर, चेहरा और बदन लपेटा और धीमे धीमे पाँव उठाता हुआ वार्ड से बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान और सोहनलाल सबको घेरे खड़े रहे। चंद ही पलों का खेल बाकी था, कभी भी कोई भी टपक सकता था। अगला दृश्य। राजीव खत्री जगमोहन के पास होकर वापस जा रहा था जब आग लगी। तब वह अस्पताल के पार्किंग में खड़ी अपनी कार स्टार्ट करने जा रहा था कि एकाएक दूसरी मंजिल से धुआं निकलते देखकर ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गईं। कई पलों तक तो वह अनिश्चित सा कार में बैठा रहा, फिर उतरकर लगभग दौड़ने के से अंदाज में अस्पताल में पुनः प्रवेश करता चला गया। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो ये वही समय था जब जगमोहन कंबल ओढ़े उसकी बगल से गुजर गया था। जगमोहन ने उसे देखा और सिर झुकाए कंबल ओढ़े उसने मुंह घुमा लिया था। उसके बाद जगमोहन ने अपनी ताकत लगाकर सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसकी फरारी की बात आम हो जानी थी। वार्ड नंबर 4 से भड़कती आग देखकर राजीव खत्री ठिठक गया। चीखों पुकार जोरों पर थी। वह फौरन आगे बढ़ा। वार्ड के सामने बहुत भीड़ थी। तभी उसकी निगाह अपने आदमी पर पड़ी जो भीड़ में शामिल था। क्या हुआ? खत्री उसके पास पहुंचा। आग लग गई सर, उसने एक सावधान स्वर में कहा। किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई है। पेट्रोल फेंक कर? तभी खत्री को पेट्रोल की गंध का आभास हुआ। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ती चली गईं। निगाहें 3 नंबर बेड पर जा टिकी। तुम वार्ड से बाहर क्यों आए? सर, आग देखकर। बेवकूफ़, मैंने तुम लोगों को किसी भी स्थिति में वार्ड से बाहर ना निकलने को कहा था। खत्री ने दांत किटकिटाकर कहा और पलट कर वार्ड नंबर 3 की तरफ भागा। वार्ड के भीतर प्रवेश करते ही वह ठिठक गया। पल भर में ही सारी स्थिति उसके सामने स्पष्ट हो गई। जगमान वार्ड में नहीं था और दो को गनों सहित वहाँ खड़े पाया। दाढ़ी मूछ वाले को वह पल भर में ही पहचान गया कि वह देवराज चौहान है। देवराज चौहान और सोहनलाल की निगाहें भी खत्री पर जा टिकी। सर, एक आए हवलदार की वर्दी पहने व्यक्ति ने चीख कर कहा। जगमोहन कंबल लपेट कर भाग गया है। बाहर बाहर कार खड़ी है, अभी वह कार तक नहीं पहुंचा होगा। उल्लू के पट्टे! देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल जोरों से उसके सिर पर मारी। जुबान मुंह में रख। सिर पर रिवॉल्वर की चोट पड़ते ही कराकर उसने दोनों हाथों से सिर थमा और नीचे बैठता चला गया। देवराज चौहान एड़ियों के बल घूमा। हिलना नहीं। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर खतरी पर तान दी। हाथ ऊपर करके आगे बढ़ा। ज़रूर, खत्री ने सिर हिला। तुम्हारा काम है, कैसे टाल सकता हूँ? कहने के साथ ही वह एक कदम आगे बढ़ा और दूसरे ही बल पलट कर एक ही छलांग में वार्ड में मेन दरवाजे से बाहर था। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। देवराज चौहान को इतना वक्त ही नहीं मिला कि कुछ कर पाता, और फिर गोली चलाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाना भी ठीक नहीं था। खतरी के बाहर निकलते ही देवराज चौहान समझ गया कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ इतना ही वक्त है कि यहाँ से फरार हो सके। सोहनलाल, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला, भाग जा। और तुम? सोहनलाल जल्दी से बोला, मैं बाद में आऊँगा, तू निकल। देवराज चौहान गुर्राया। सोहनलाल ने कंबल उठाकर अपने शरीर के गिर्द लपेटा, गन उसमें छुपाई। तत्पश्चात उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी और फिर बाहर निकलता चला गया। कोई अपनी जगह से न हिले। देवराज चौहान के सर में खूंखारता भरी पड़ी थी। इसके साथ ही देवराज चौहान खिसक कर वार्ड के दरवाजे के समीप जा पहुंचा। वह पांचों बेड पर निश्चल से बैठे रहे। 2 पल बीतने पर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पलक झपकते ही बाहर निकला और भागता चला गया। वह नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की तरफ की सीढ़ियां तय करने लगा था। ऊपर की मंजिल पर जाकर वह बाथरूम में घुस गया। चेहरे पर लगा रखी दाढ़ी मूछ को उतारा। उसी समय फायर की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान के होंठों से गहरी सांस निकल गई। गोली चलने का मतलब था बाहर गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन अब वह इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। 15 मिनट वहाँ बिताने के पश्चात वह बाहर निकला और लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। फिर अस्पताल के बैक डोर से बाहर निकलता चला गया। पिछली तरफ का रास्ता साफ था, किसी तरह की कोई रुकावट सामने नहीं आई। फ्रंट डोर की तरफ से काफ़ी शोर शराबा उठ रहा था। मन तो किया कि देखे माजरा क्या है, क्या हुआ, परंतु अब सामने जाने का मतलब था खामा खा खतरे में कूदना, जो कि समझदारी का सौदा नहीं था। अगला दृश्य। जगमोहन अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। कंबल ओढ़े किसी प्रकार 2 मंजिलों की सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और चाल को तेज रखने की कोशिश करता हुआ अस्पताल के मेन द्वार से बाहर निकला। कुछ दूरी पर ठीक सामने उसे कार नजर आई, जिसकी ड्राइविंग सीट पर भजन सिंह मौजूद था। भजन सिंह की निगाह बराबर अस्पताल के मेन द्वार पर थी। उसे बाहर निकलते देखकर भजन सिंह ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। जगमोहन कार की तरफ बढ़ा। कुछ ही पलों में वह कार के पास था। भजन सिंह ने हाथ पीछे करके कार का दरवाज़ा खोला। जगमोहन भीतर बैठने ही लगा था कि तेज़ आवाज़ सुनकर ठिठक गया। रुक जाओ, वरना अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। भजन सिंह और जगमोहन की निगाह एक साथ घूमी। अस्पताल के सदर द्वार पर राजीव खत्री खड़ा नजर आया। उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था।
भजन सिंह के होंठ भिज गए। जगमोहन की आंखों में खून उतर आया। खींच ले कार को, जगमोहन जल्दी से भीतर बैठता हुआ बोला। भजन सिंह ने जल्दी से कार को गियर में डाला। इससे पहले कि वह कार को आगे बढ़ा पाता, राजीव खत्री ने दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। गोली भजन सिंह की खोपड़ी में लगी। उसकी खोपड़ी के चीथड़े हो गए। खून के छींटे कार में कई जगह पर पड़े, जगमोहन पर भी। पल भर के लिए तो जगमोहन सन्न रह गया। अगले ही पल उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। बहुत नाजुक लम्हे थे। राजीव खत्री ने बेहिचक भजन सिंह की खोपड़ी फोड़ डाली थी, तो उसकी भी खोपड़ी फोड़ सकता था। लेकिन अब वह उसकी गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। उसे मालूम था कि अगर खत्री के हाथ पड़ गया तो फिर वह बचकर कभी भी नहीं निकल सकेगा। जगमोहन अपने जिस्म की हालत को भूल गया। पूर्णता फुर्ती के साथ उसने कार की दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर ड्राइविंग डोर खोलकर भजन सिंह की लाश को उसकी बाह से पकड़कर बाहर निकाला और जल्दी से भीतर बैठते हुए बंद हो चुकी कार का इंजन स्टार्ट किया। फिर कार बढ़ाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। देखते ही देखते वह अस्पताल से दूर होता चला गया। पीछे से ना तो कोई गोली चली और ना ही खत्री का कोई स्वर सुनाई दिया। अगला दृश्य। राजीव खत्री ने जब देखा उसकी चलाई गोली भजन सिंह के सिर में जा लगी है तो मनी मन वह संतुष्ट हुआ कि उसका निशाना नहीं चूका और वो लोग भागने में सफल नहीं हो सके। उसकी निगाह बराबर कार पर ही थी। जब उसने गोली चलाई तो तब करीब से कंबल में लिपटा सोहनलाल गुजर रहा था। करीब से उड़ती गोली की आवाज़ पर घबराकर उसने आसपास देखा। इसी घबराहट में उसके शरीर पर पड़ा कंबल सरक कर नीचे जा गिरा। हाथ में पकड़ी गन जग जाहिर हो उठी। इत्तेफाक से जाने कैसे आधे क्षण के लिए राजीव खत्री की निगाह घूमी और 2 कदम दूरी पर खड़े सोहनलाल पर पड़ी। फिर गन को देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फौरन सिकुड़कर छोटी हो गईं। आंखों के सामने फाइल में लगा सोहनलाल का वह चित्र कौन गया जिस पर उंगली रखकर अमरनाथ वर्मा ने उसे देवराज चौहान का साथी और डकैती में शामिल होने के बारे में बताया था। सोहनलाल? खत्री के होंठों से निकला। हालांकि सोहनलाल ने कभी राजीव खत्री को नहीं देखा था, परंतु ऐसे नाजुक मौके पर उसे नाम से पुकारने पर वह समझ गया कि मामला गड़बड़ है। यह वही समय था जबकि जगमोहन भजन सिंह की जगह संभाल कर कार को ले भागा था। खत्री को कई पलों बाद जगमोहन के निकल जाने का पता चला। खत्री ने सोहनलाल की तरफ रिवॉल्वर तानी। सोहनलाल ने हड़बड़ाकर अपनी गन उसकी बाह पर दे मारी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। पागल तो नहीं हो गया? सोहनलाल हड़बड़ाकर बोला। मुझे गोली मार रहा है? सीधा खड़ा हो जा। राजीव खत्री ने गन को देखा और संभल कर खड़ा हो गया। हालात ऐसे थे कि वह कभी भी अपनी गन की गोलियों की बौछार उस पर कर सकता था। तूने बेरहमी से मेरे साथी की जान ले ली। खत्री पर गन ताने कहते हुए सोहनलाल आसपास भी देख रहा था। लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो चुकी थी और हर कोई आतंकपूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। वैसे तो तू इस काबिल नहीं रहा कि तुझे जिंदा छोड़ा जाए, फिर भी एक मौका देता हूँ। बिना कोई शरारत किए मुझे यहाँ से निकाल दे, वरना तेरी लाश की भी ऐसी हालत कर दूंगा कि तेरा सगा भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। सोहनलाल ने अब तक अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। खत्री ने हालात की नज़ाकत समझी। बचाव की कोई सूरत नहीं थी और इस बात को वह महसूस कर चुका था कि यह वास्तव में उसे गोलियों से भून सकता है। मौत का खतरा सिर पर चढ़ आया था। क्या इरादा है तेरा? मरना है क्या? एकाएक सोहनलाल गुर्राया। वो जानता था कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ज्यों ज्यों वक्त बीतता जा रहा था उसके लिए मौत का आतंक बढ़ता जा रहा था। कभी भी बाजी पलट सकती थी और वह कानून के पंजों में जकड़ा जा सकता था। मैं तुम्हारा कहा मानने को तैयार हूँ, खत्री भारी आवाज़ में बोला। पार्किंग में मेरी कार खड़ी है। तो मेरा तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल उस तरफ। सोहनलाल ने गन हिलाई। दोनों कार की तरफ बढ़ गए। कम से कम 150 लोगों का हुजूम आतंक में जड़ा इस खूनी दृश्य को देखे जा रहा था। कोई भी इस मामले में कूदने को तैयार नहीं था। पार्किंग में खड़ी कार की ड्राइविंग सीट राजीव खत्री ने संभाली। गन को खत्री के जिस्म से सटाए सोहनलाल पीछे वाली सीट पर बैठ गया। खत्री ने कार स्टार्ट की और अस्पताल से बाहर निकाली। शहर से बाहर जाना है क्या? खत्री ने पुनः पूछा। नहीं, शहर में ही सड़कों पर कार घुमाता रहे। खत्री फिर कुछ ना बोला। सोहनलाल ने गन को थोड़ा पीछे किया और गोली वाली सिगरेट सुलगाने के पश्चात पुनः गन संभाल ली। उसे विश्वास न आ रहा था कि गन के दम पर इस आदमी को संभालने जैसा काम सफलता से पूरा कर लिया। क्या नाम है तेरा? एकाएक सोहनलाल ने पूछा। राजीव खत्री। सोहनलाल छड़बड़ के लिए हड़बड़ाया। राजीव खत्री जासूस? हाँ। सोहनलाल 2 पल के लिए सख्ती किसी हालत में बैठा रहा। देवराज चौहान के होठों से कई बार सुन चुका था कि राजीव खत्री खतरनाक जासूस है। वह एक बार फिर मनी मन हैरान हो उठा कि खत्री जैसे जासूस को उसने अपने इशारे पर चलने को मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि किस्मत उसका साथ दे रही है, वरना गन को पकड़ना भी उसकी किस्मत से बाहर का काम था। तो चलिए दोस्तों, पाप का घड़ा का तीसरा भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।